मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग का बायोलॉजी बेसिक्स चल रहा था और बायोलॉजी बेसिक्स का कौन सा लेक्चर है? थर्ड लेक्चर। पहले लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे कि सेल क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, सेल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है। अगर हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भेजना है, अगर हम लोग को ग्रोथ करना है तो सेल को क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। याद आ रहा है? सेल को क्या करना होगा? डिवाइड। और सेल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट न्यूक्लियस है, तो पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करना होगा, उसके बाद सेल डिवाइड होगा। याद आ रहा है? फिर हमने सेकंड लेक्चर में क्या देखा था कि सेल ऐसे ही डिवाइड नहीं हो जाएगा, सेल प्रॉपर फेजेस में डिवाइड होता है। उसका दो फेज होता है, पहले इंटरफेज होता है, फिर एम फेज। याद आ रहा है? इंटरफेज में वो खुद को प्रिपेयर करता है और एम फेज में एक्चुअल में वो डिवाइड करता है। अब इंटरफेज भी तीन फेजेस में बढ़ता है। याद आ रहा है? तो कौन कौन सा? G1 फेज, G2 फेज और S फेज। याद आ रहा है? G1, S और G2 कौन से तीन फेज में बढ़ता है? वो आपका G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात किए थे कि इंटरफेज तो एक, दूसरा कौन सा फेज था आपका? एम फेज। कौन सा फेज? एम फेज। एम फेज में डायरेक्ट सेल डिवीजन नहीं हो जाता। एम फेज में सबसे पहले क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। सबसे पहले किसका डिवीजन होता है? न्यूक्लियस। हाँ, मतलब न्यूक्लियस का, उसके बाद सेल का। यानी एम फेज भी दो फेजेस में बढ़ता है फर्दर। किसमें? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस और साइटो मतलब होता है सेल। याद आ रहा है? हम लोग पिछले क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिए थे। मतलब हम लोग को अगर अपने बेसिक सेल के बारे में जानना होगा, हमारे सेल के ग्रोथ के बारे में जानना होगा, क्योंकि हम लोग का सबका शुरुआत एक सिंगल सेल जाइगोट से हुआ था। उसके बाद हम लोग एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे बन गए? क्योंकि हमारे सेल ने तीन प्रॉपर्टी शो किया। सबसे पहले वो ग्रोथ किया, उसके बाद उसने रिप्रोडक्शन किया, यानी सेल का डिवीजन हुआ, और उसके बाद वो डिफरेंशिएट हुआ। इसी वजह से हम लोग एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बने। पता है ना? एक सेल के पास तीन गुण होना चाहिए, पहले तो ग्रोथ, उसके बाद रिप्रोडक्शन, उसके बाद डिफरेंशिएशन। ये तीन प्रॉपर्टी होगा तब जाके और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा। याद आ रहा है? इसके बाद हम लोग सेल साइकिल में आ चुके थे। हम लोग सेल साइकिल में इंटरफेस पढ़ रहे थे। याद आ रहा है? इंटरफेस और एम फेज में कंपेयर किए थे लास्ट क्लास में। इंटरफेस और एम फेज में ज्यादा समय किसको लगता है? इंटरफेस की एम फेज। ज्यादा समय किसको लगता है? इंटरफेस को। और कम समय किसको लगता है? एम फेज। अगर हम लोग बात करें पूरे सेल साइकिल का बात करें, ठीक है, पूरे सेल साइकिल में अगर हम लोग बात करते हैं तो मोर देन 95% टाइम किसको लगता है? इंटरफेस को। और लेस देन 5% एम फेज। रेस्टिंग फेज किसको बोलते हैं? तो सेल इंटरफेस को। रेस्टिंग फेज किसको बोलते हैं? इंटरफेस को। सेल डिवाइड होता हुआ कब दिखाई देगा? एम फेज में। पूरे दिन में मात्र 1 घंटा का लगेगा। 24 घंटा का लाइफ साइकिल है ना, सेल साइकिल का ड्यूरेशन है ना, तो मात्र 1 घंटा के लिए वो डिवाइड होता हुआ दिखेगा। बाकी टाइम वो कौन सा फेज में रहेगा? इंटरफेस। तुम लोगों को पता नहीं इंटरफेस क्या है? दो एम फेज के बीच के गैप को बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस के बाद एम फेज, फिर एम फेज के बाद अगेन क्या होगा? इंटरफेस। इंटरफेस में याद है आपको तीन फेजेस पढ़े थे, G1, S और G2। इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास हम लोग क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी देखे थे, आपको वो भी याद होना चाहिए। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी याद करो। अगर क्रोमोसोम ये है तो ये क्रोमोसोम का क्या हो जाएगा? ये क्रोमोसोम का क्रोमेटिड। जहां से दोनों क्रोमेटिड जुड़ा है उसे बोलेंगे सेंट्रोमियर। उसे क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर। और जब सेल डिवाइड करना होगा तब उसके सेंट्रोमियर पे आ जाएगा स्पिंडल फाइबर, सॉरी सेंट्रोमियर पर आ जाएगा काइनेटोकोर। क्या आ जाएगा? काइनेटोकोर। और उस काइनेटोकोर पे आके कौन चिपकता है? स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर इधर चिपकेगा, इधर चिपकेगा, और धागा को क्या करेगा? खींचेगा। तो क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? अलग, यानी डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? तो जब सेल को डिवाइड करना होगा तो उसका डीएनए किस फॉर्म में रहता है? क्रोमोसोम फॉर्म में। किस फॉर्म में? क्रोमोसोम। याद आ रहा है आप लोग के? हमारे सेल के अंदर डीएनए का लेंथ जो होता है वो कितना होता है? 2.2 मीटर के आसपास। लेकिन हमारा न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो क्या करना होगा? हमारे डीएनए को फोल्ड फॉर्म में रहना होगा, इसलिए डीएनए फोल्ड होकर क्रोमेटिन फॉर्म में रहता है। लेकिन क्रोमेटिन फॉर्म इजीली डिविजिबल नहीं है, इसीलिए जब मतलब सेल को डिवाइड करना होगा तो क्रोमेटिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमोसोम में। किसमें? क्रोमोसोम। याद आ रहा है ना आप लोग को? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक टॉपिक छूट गया था, कंडेंसेशन ऑफ डीएनए, जिसमें आप लोग पढ़ लिए थे। डीएनए के कंडेंसेशन का एक नॉर्मल सीक्वेंस सबको पता है। क्या पता है? कि पहले डीएनए से क्या बनेगा? क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन से क्रोमोसोम। ये सबको पता है। लेकिन इसमें थोड़ा हम लोग आज थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये मान लेते हैं डीएनए, ये क्या है आपका? डीएनए। ठीक है, डीएनए फोल्ड होता है तो उसको क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन दो तरह का होता है, ध्यान से देखो। देख रहे हो क्या दिखा? एक क्रोमेटिन थोड़ा लेस कंडेंस है और एक क्रोमेटिन थोड़ा ज्यादा कंडेंस है। कंडेंसेशन का जो प्रोसेस देख रहे हो वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद वो बन जाता है क्रोमोसोम। एक डीएनए से हमारे अंदर कितना क्रोमोसोम बनता है? कितना क्रोमोसोम? एक डीएनए से एक क्रोमोसोम की 46 क्रोमोसोम। एक की 46। तो ये दिखा रहे, समझ रहे हो ना? तो एक डीएनए से हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम बनता है। हमारे एक सेल के अंदर कितना क्रोमोसोम है?
46 पता है 23 पेयर्स वी आर ह्यूमंस पता है ना। तो इसको इसका नाम तुम लोग जानते हो, इसका नाम है डीएनए। इसका क्या नाम है? डीएनए। क्या नाम है? डीएनए। अब डीएनए कुछ प्रोटीन्स की सहायता से फोल्ड होता है, कुछ प्रोटीन की सहायता से क्या होता है? फोल्ड होता है। उन प्रोटीन को हम लोग हिस्टोन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसे? हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं हम लोग? हिस्टोन प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है, ये सब प्रोटीन की मदद से हेल्प ऐसे बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलेंगे? हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। देख यहाँ पे भी होगा, ध्यान से देखो। ये देख, अब तुम लोग कंडेंसेशन का जो प्रोसेस देख रहे हो वो आगे की तरफ जाने पर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? आगे की तरफ जाने पर, जल्दी बोलो। आगे की तरफ जाने पर इंक्रीज होता जा रहा है। इसका नाम तो डीएनए है। इसका नाम क्या है? क्रोमेटिन। लेकिन क्रोमेटिन दो पार्ट में बढ़ता है। ये वाला जो क्रोमेटिन है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो क्रोमेटिन है इसका नाम हम लोग देते हैं यू क्रोमेटिन। क्या नाम देते हैं? यू क्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन। क्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन के पास क्या क्या है? डीएनए है प्लस प्रोटीन है। डीएनए के साथ क्या क्या है? प्रोटीन। ठीक है, अब इसके बाद यू क्रोमेटिन के बाद एक और मोर कंडेंस क्रोमेटिन दिख रहा है तुम लोग। इसका नाम होता है हेटेरोक्रोमेटिन। क्या नाम होता है? हेटेरोक्रोमेटिन। क्या नाम है? हेटेरोक्रोमेटिन। क्रोमेटिन। और बाकी इसका नाम तो पता ही है तुम लोग। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? क्रोमोसोम। तो डीएनए के कंडेंसेशन का सीक्वेंस में हम लोग नया नाम जोड़े दो, तो क्या क्या? यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। तो डीएनए अब कैसे फोल्ड होगा? तो पहले डीएनए रहेगा, फिर डीएनए से क्या बनेगा? यू क्रोमेटिन, फिर यू क्रोमेटिन से हेटेरोक्रोमेटिन, फिर हेटेरोक्रोमेटिन से क्रोमोसोम। ये सीक्वेंस याद कर लो ध्यान से। तो जब क्रोमोसोम खुलेगा तो सबसे पहले क्या बनेगा? क्या बनेगा? हेटेरोक्रोमेटिन, फिर यू क्रोमेटिन, फिर डीएनए। बात समझ में आया? तो जब डीएनए फोल्ड होगा तो सबसे पहले डीएनए रहेगा, डीएनए फोल्ड होके यू क्रोमेटिन, फोल्ड होके यू क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन के बाद हेटेरोक्रोमेटिन, याद रहेगा, यू क्रोमेटिन के बाद हेटेरोक्रोमेटिन, फिर वो बन जाएगा क्रोमोसोम। समझ में आया बात? ये सीक्वेंस याद रखो, बहुत काम आने वाला भी थोड़ा देर में, थोड़ा देर बाद काम आने वाला, ध्यान से। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी है तुम लोग के लिए, मतलब क्लास में प्रैक्टिस कराएंगे, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी है, समझ रहे हो ना? तो ध्यान से लेक्चर को सुनते जाओ, एकदम अपना ध्यान को मत हटाना, समझे? समझ में आया? चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या देखने वाले हैं? हम लोग देखेंगे कि इंटरफेस के हर एक फेजेस में क्या क्या चेंजेस आता है सेल में। ठीक है, तुम लोग को इतना पता है इंटरफेस का सबसे पहला फेज क्या है? इंटरफेस फेज का सबसे पहला फेज G1। G1 फेज में हम लोग देखेंगे क्या क्या चेंजेस आता है। ध्यान से देखो, G1 फेज तुम लोग को पता है कि अगर सेल को डिवाइड करना है तो सबसे पहले सेल अपना ग्रोथ शो करता है। तो G1 फेज में क्या होगा? अच्छा, ग्रोथ के बारे में बता दे, ये ग्रोथ G1 फेज में शुरू हुआ है, ये G2 फेज तक चलते ही रहता है, ये रुकता नहीं है। जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन एक फेज में होता है, कौन सा फेज में? एस फेज। वो एक ही फेज में, G1 में नहीं होगा। लेकिन ये जो डीएनए सेल का ग्रोथ शुरू है ना, ये ग्रोथ G1 में शुरू हुआ, लेकिन कहां तक जाएगा? G2 तक, जब तक सेल डिवाइड नहीं हो जा रहा। समझ में आया? तो यहाँ पे शुरू होगा G1 फेज में सबसे पहला काम क्या शुरू होगी? ये मान ले सेल है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। इसी डायग्राम में हम पूरा तुम लोग का G1 फेज पढ़ा देने वाला है, उसके बाद थ्योरी हम बाद में दिखाएंगे, ध्यान से देखो। ठीक है, ये मान ले तेरा क्या है? ये सेल है, और सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है? उसका डीएनए किस फॉर्म में पड़ा हुआ है? क्रोमेटिन की क्रोमोसोम। अभी सेल डिवाइड होने वाला है क्या? अभी तो खुद को प्रिपेयर करेगा ना, ध्यान से देखो। अब क्या होगा ना, एक सेकेंड आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देख क्या होगा, अब G1 फेज जैसे है ना, ये ग्रोथ शो करेगा। क्या शो करेगा? ग्रोथ शो करेगा। देखो कैसे ग्रोथ शो करता है, ये उसका न्यूक्लियस। एक चीज बताओ, सेल ने ग्रोथ शो किया कि नहीं किया? ध्यान से देखो, सेल ने ग्रोथ शो किया कि नहीं किया? जल्दी बताओ। सेल का कौन बड़ा? न्यूक्लियस बड़ा कि साइटोप्लाज्म बड़ा? कौन बड़ा? साइटोप्लाज्म बड़ा। ध्यान से देखिए, कौन बड़ा? साइटोप्लाज्म बड़ा। याद आ रहा है? दिखाई दे रहा है तुम लोग को? तो यहाँ पे ग्रोथ के मामले में क्या लिखेंगे हम लोग? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। अब ध्यान से एक चीज बताओ तुम लोग, ये ग्रोथ करेगा, कैसे ग्रोथ करेगा? इसको कुछ खाना मिलेगा तब ना। क्या ग्रोथ किया? ये कौन सा ग्रोथ शो किया? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। कौन सा ग्रोथ शो किया? ये साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। कौन सा ग्रोथ? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। ध्यान से देखो इस डायग्राम को, ध्यान से थोड़ा, इस पे न्यूमेरिकल भी देंगे बाद में, ध्यान से। तो क्या हुआ, जब G1 फेज जैसे ही आया, किसने ग्रोथ शो किया? सेल के साइटोप्लाज्म में। मतलब न्यूक्लियस का साइज वही है कि चेंज हो गया? न्यूक्लियस का साइज वही है कि चेंज हो गया? इसका साइज बढ़ा। तो दूर से देखने पर मुझे दिखा कि सेल बढ़ा, लेकिन जब सामने जाके देखा तो क्या दिखा? सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ा। समझ में आया? समझ में आया? अब दूसरी बात, तुम लोग एक सवाल का जवाब दो कि ये ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करेगा मतलब अपना साइज बढ़ा रहा है। तुम लोग अपना साइज कब बढ़ाते हो?
खाना मिलता है तब ना, खाना नहीं मिलेगा तो बड़े हो क्या, फिर छोटे पतले होते जाओगे, धीरे धीरे छोटे होते मतलब पतले होते जाओगे, है ना। तो बताइए इसको भी खाना चाहिए होगा, ये खाने के रूप में लेता है एंजाइम को, किसको लेता है, एंजाइम। सेल को क्या चाहिए ग्रोथ के लिए, एंजाइम। अब एंजाइम कब बनता है पता है, ध्यान से देखो, तुम लोग एक सीक्वेंस सेंट्रल डॉग्मा के बारे में बताया था। अगर डीएनए से डीएनए बनेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग रेप्लिकेशन, क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, बताए थे क्या। और डीएनए से अगर आरएनए बनेगा तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसक्रिप्शन, उस प्रोसेस को। और आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। इसको याद कर लो आज ही, पूरे सेल साइकिल में पूरे जेनेटिक्स में काम आने वाला ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। ध्यान से देखो, प्रोटीन एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं पता है ना, तो प्रोटीन बनेगा मतलब एंजाइम बनेगा, क्लियर हो रहा। तो एंजाइम बनने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस चाहिए, देखो डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं हम लोग, जल्दी बोलो। डीएनए से आरएनए बनने को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस ट्रांसलेशन। बेसिक चीज है, याद कर लो, दिखाई दे रहा है ना, ट्रांसलेशन, समझ में आया। और डीएनए से डीएनए बनने को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। ये तो कल ही पढ़ा दिए थे, ये कौन सा फेज में होता है, कौन सा फेज में, एस फेज। तुम लोगों को पता है, ये वाला याद कर लो चीजों को, कि डीएनए से डीएनए बनेगा तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए बनेगा तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसलेशन। समझ में आया। तो एक चीज बताओ, प्रोटीन बनने के लिए मुझे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो एंजाइम बनने के लिए भी जीवन फेज में क्या हो रहा होगा, सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो रहा होगा। तो जीवन फेज में एक और चीज क्या होगा, ध्यान समझ में आया। सारे एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं, तो प्रोटीन बनेगा तब जाके एंजाइम बनेगा। और एंजाइम बनने के लिए एंजाइम क्यों चाहिए था, ताकि सेल क्या कर सके, ग्रोथ कर सके। समझ में आ रहा, पॉइंट को कनेक्ट करो। देखो तीन चीजें, यहाँ पे तीन को डॉट कनेक्ट होगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम क्या बता दें कि साइटोप्लाज्म ग्रोथ करेगा, सुन लो, बाद में लिखना, इसको लिख के कोई फायदा नहीं है। इसको खाली लिख लो, इसको छोटा सा रफ में लिख लो, जल्दी इसको लिख लो, इसको लिखो, क्योंकि नोट्स हम लिख के ना आया, जल्दी लिखो इसको साइड में कहीं। और हालांकि बहुत देर को लिखा चुके हैं पहले, बहुत देर को पहले लिखा हुआ है। याद कर लो, चीजों को सेव कर लो, एकदम छोटा कॉन्सेप्ट है। पता जैक बोर्ड में पूछता है, एक सवाल तुम लोग से पक्का पूछेगा, ये छोटा सा बना दिया है ना, पक्का पूछेगा, लिख के ले लो, हम रिकॉर्डिंग में बोल देंगे, हाँ प्रूफ रहेगा, बोल दे 1 2 3 बोल दे। ये जो छोटा सा चीज बना दिया ना आप लोग के लिए, ये जो छोटा सा चीज, इस छोटा सा डब्बा से एक सवाल जैक बोर्ड में पक्का आएगा, कंफर्म। इस डब्बा को समझ गया था। अब किस फॉर्म में आएगा, कैसे आएगा, ये आपको हम धीरे धीरे सिखाएंगे, जब पीवाईक्यू करवाएंगे ना तब सिखाएंगे। देखिए रिकॉर्डिंग के साथ बोले आएगा ही आएगा। इससे अब किस फॉर्म में आएगा आप सीक्वेंस नहीं बता रहे, एग्जैक्टली ये चीज नहीं छप के आएगा, इससे रिलेटेड पक्का आएगा ही आएगा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसीलिए इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं कि अगर सेल के अंदर डीएनए से डीएनए बन रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनेगा तो इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। तीन चीज याद रखना। तो अभी चलो इसको मिटा देते हैं, मिटा देंगे, इसको लिख लिया ना, चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। तो जीवन फेज में सबसे पहला जो काम होगा वो होगा साइटोप्लाज्म का ग्रोथ होगा। किसका ग्रोथ होगा, साइटोप्लाज्म का ग्रोथ। अब साइटोप्लाज्म के ग्रोथ के लिए किसका जरूरत था, एंजाइम। और एंजाइम बनने के लिए कौन से प्रोसेस का जरूरत था, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। किसका जरूरत था, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। लिख लिए, समझ में आया बात, बाद में लिखेंगे इसको, ठीक है। तो एंजाइम, तो सेल के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा होगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। अगर सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा तो एंजाइम बनेगा, और एंजाइम बनेगा तो साइटोप्लाज्म का ग्रोथ होगा। समझ में आया ये पॉइंट, क्लियर हुआ सारा पॉइंट। तो जीवन फेज में पहला क्या होगा, सबसे पहले तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होने के बाद क्या होगा, एंजाइम बनेगा, और एंजाइम बनेगा तो साइटोप्लाज्म का ग्रोथ होगा।
नहीं समझे? अब देखो एक और काम किया, तुम लोग नाम सुना है गोल्जी बॉडी, ईआर, नाम सुना है? ईआर और गोल्जी बॉडी, ईआर और गोल्जी बॉडी प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व रहता है, याद आ रहा है? ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का फोल्डिंग होता है, गोल्जी बॉडी में प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है। प्रोटीन चाहिए ना इसको, एंजाइम चाहिए ना इसको, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है जीवन में पता है? मान लीजिए ये, अच्छा नाम नहीं, डायग्राम नहीं बना रही, ये मान लीजिए ईआर है और ये गोल्जी बॉडी है। कितना तो ईआर और कितना तो गोल्जी बॉडी है यहाँ पे देखो तो जीवन से शुरुआत में एक ईआर और एक गोल्जी। ईआर पता है न्यूक्लियस से अटैच रहता है ईआर, और गोल्जी बॉडी बना ही देते हैं। भूल गया, सेल भी भूल गया, कोई बात नहीं, हम इसीलिए तो बैठे हुए हैं, तो सब भूल जाओ, सब याद दिला देंगे, टेंशन मत लो। यार याद है ईआर, यहाँ न्यूक्लियस से जो अटैच है उसको बोल देते हैं ईआर। ईआर दो प्रकार के होते थे, आरईआर और एसईआर, भूल गया। और ईआर के जस्ट बगल में होता था आपका गोल्जी बॉडी। ऐसे गोल्जी बॉडी याद आ रहा आपको? गोल्जी बॉडी ऐसा हुआ करता था, ठीक है। अब तुम लोग को पता है ईआर और गोल्जी बॉडी प्रोटीन के मॉडिफिकेशन में, प्रोटीन के सिंथेसिस में काम आते हैं, है ना? प्रोटीन और लिपिड बनाने में काम आते हैं, याद आ रहा है? यहाँ पे ज्यादा प्रोटीन चाहिए क्योंकि ज्यादा ग्रोथ होना है, इसीलिए ईआर जो है ना वो अपना साइज इंक्रीज करता है और गोल्जी बॉडी भी इंक्रीज होता है। मान के चलो कि डबल हो जाता है, देख रहे हो? गोल्जी बॉडी यहाँ पे कितना होता है? एक, तो यहाँ पे कितना हो गया? दो। यानी कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनिल का साइज डबल हुआ? ईआर का और गोल्जी बॉडी। तुम लोग को एक चीज बताया थी कि अगर पापा को अपना जमीन का दोनों बच्चों में इक्वल बंटवारा करना है तो सामान को भी पहले क्या करना होगा? डबल इक्वल। मतलब मान लेते पापा के पास एक तो कार है तो दोनों बच्चों में कैसे बांटेंगे? आधा आधा। क्या करेंगे? दूसरा नया कार खरीदेंगे ना, तो सेल भी ऐसे ही करता है। अब हाँ, देख पुराना वाला को बेचेंगे और दो न्यू वाला कार लेंगे। अच्छा पापा ऐसा करेंगे, देख संपत्ति का भी दुख तेरा भाई को बताते है ना। इधर देख, इधर ध्यान से देखिए, तो क्या हुआ? ईआर का साइज इंक्रीज हुआ, ईआर और किसका? गोल्जी बॉडी। कौन सा फेज में? जीवन फेज में। जीवन फेज में तीन काम हुआ, ईआर और गोल्जी बॉडी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। बात समझ में आया? कितना काम हुआ जीवन फेज में? सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हुआ जिसके लिए एंजाइम चाहिए। एंजाइम कब बनेगा? जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा। तीसरा बात क्या हुआ? ईआर और गोल्जी बॉडी का साइज इंक्रीज हो गया, उनका नंबर इंक्रीज हो गया। बात समझ में आया? दूसरी बात तुम लोग को इतना पता होना चाहिए कि जीवन फेज से पहले वो एम फेज में था। जीवन फेज से पहले ये सेल किस फेज में था? और एम फेज से पहले वो G2, G2 से पहले S, S से पहले फिर, मतलब ये बहुत लंबा रास्ता तय करता हुआ जीवन में आया है। एम फेज के बाद आया है ना, तो इसके डीएनए में कुछ गड़बड़ी हो सकता है। और अगर डीएनए में कुछ डैमेज हो जाए, डीएनए में कुछ गड़बड़ी है डीएनए, ठीक है, और डीएनए में मान ले कहीं पे कुछ गड़बड़ी हो जाए तो डीएनए की इस गड़बड़ी को हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। म्यूटेशन समझ में आया? और म्यूटेशन की वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। अगर जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह होता है ना, सब म्यूटेशन है इसका रीजन मैक्सिमम। तो कैंसर, म्यूटेशन, क्रोमोसोम का टूटना, क्रोमोसोम के टूटने की वजह से क्या कैंसर। तो म्यूटेशन का मतलब है कि जीन में गड़बड़ी, डीएनए में गड़बड़ी। इतना बेसिक भाषा में, देसी भाषा में समझ लो। व्हाट इज म्यूटेशन? डीएनए में गड़बड़ी, डीएनए का सीक्वेंस में गड़बड़ हो जाएगा, डीएनए कहीं से टूट जाएगा, डीएनए कहीं से उसका कोई जीन वाला सीक्वेंस हट जाएगा, तो इसको बोलते हैं म्यूटेशन। समझ में आया? यानी डीएनए का डैमेज होना म्यूटेशन कहलाता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब जब ये जीवन फेज में आएगा ना, तो सेल खुद को देखो, ये जो डीएनए था, ये जो डीएनए पड़ा हुआ यहाँ पे, ये जो डीएनए है, ये डीएनए इससे पहले एम फेज में था, उससे पहले एस फेज, मतलब काफी लंबा रास्ता तय करता हुआ आ रहा, तो ये डीएनए डैमेज हो सकता है। समझ रहे हो ना? तो जीवन फेज में तुरंत सबसे पहला काम जो होता है वो डीएनए डैमेज रिपेयर होगा। ये मान ले डीएनए डैमेज हुआ था, ये डैमेज हुआ था यहाँ से मान ले, ठीक है, ये देख रहे हो यहाँ से डैमेज हुआ है, इसका क्या होता है? रिपेयरमेंट। क्यों रिपेयर होता है पता है इस फेज में, जीवन फेज में? क्योंकि अल्टीमेटली इस फेज में जाके ये डीएनए क्या होने वाला है? डीएनए क्या होने वाला है? डबल होने वाला है। तो इसीलिए जीवन फेज में एक और काम क्या होता है? डीएनए डैमेज रिपेयर। बात समझ में आए? डीएनए डैमेज क्यों है ये बात समझ में आए? हो सकता है डीएनए डैमेज यार, लेकिन उसको हम लोग वैसे कर देंगे, वैसे करके कॉपी कर देंगे क्या? नहीं, हमारा सेल उसको जीवन फेज में क्या करता है? रिपेयर करता है। तो जीवन फेज का एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्या? बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं स्टेप तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इंपॉर्टेंट फंक्शन था। क्या हुआ इसमें? डीएनए डैमेज रिपेयर हुआ। कितना तो काम हुआ यहाँ पे जीवन फेज में, ध्यान से देखो। चलो पहला काम, सबसे पहले जीवन का डेफिनेशन पढ़ा चुके हैं। व्हाट इज जीवन? गैप बिटवीन एम एंड एस फेज ऑफ सेल साइकिल इज कॉल्ड जीवन फेज। इस लाइन में कोई दिक्कत है क्या? अगला लाइन क्या लिखा हुआ आपका कि एक जीवन फेज क्या होता है? ग्रोथ अकर। किसका ग्रोथ? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। ग्रोथ के लिए क्या चाहिए?
एंजाइम चाहिए। और एंजाइम कब बनेगा? जब क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, एंजाइम प्रिकॉर्सर देयरफॉर क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अगर लिख सकते हैं यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन लिख सकते हैं क्या? चलिए नेक्स्ट। उसके बाद क्या होता है जीवन फेज में? ऑर्गेनिल इंक्रीज होता है। कौन सा ऑर्गेनिल? ऑर्गेनिल की स्पेलिंग गलत है, घर में सुधार लेना। बार बार बता दे रहा, ऑर्गेनिल की स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, NELLE होता है ना। ऑर्गेनिल की स्पेलिंग सुधार लेना। ऑर्गेनिल क्या होता है? इंक्रीज होता है। कौन कौन सा ऑर्गेनिल? गोल्गी बॉडी और ER। और लास्ट काम क्या हुआ? डीएनए डैमेज रिपेयर। और डीएनए जीवन फेज में क्यों रिपेयर हो गया? तुम लोगों को पता है कि जैसे इसके बाद वाला फेज जाएगा ये तो कॉपी बनना शुरू हो जाएगा, और कॉपी में अगर गड़बड़ वाला जीन बन गया तो हो गया। फिर समझ में आया? तो सेल अपने आप को, डीएनए अपने आप को, अपना डैमेज जो रिपेयर होता है वो कहाँ ठीक हो जाता है? जीवन फेज में। बहुत इंपॉर्टेंट था ये जीवन फेज का स्टेप। समझ में आया? एक क्वेश्चन करेंगे, इससे क्लियर हो जाएगा तुम लोग को। तो ये पांचों पॉइंट याद रहेगा। पांच चीजों यहाँ पे 5-6 लिख सकते हो। समझ में आया ना? जीवन फेज में इतना सारा काम याद रहेगा। जीवन फेज। अब लास्ट में हम तुम लोगों को कंपेयर कराएंगे, टेंशन मत लो। कितना यार एक क्वेश्चन कराते हैं ना, क्वेश्चन बोलता है कि इनमें से कौन सा जीवन फेज के लिए सही नहीं है ना, इनमें से कौन सा इवेंट जीवन फेज में नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, है ना। विच इज नॉट ट्रू फॉर जीवन फेज। अब इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। विच इज नॉट ट्रू, लिख लो, साथ साथ में लिखो तो क्वेश्चन को। नॉट ट्रू फॉर जीवन फेज, इनमें से कौन सा जीवन फेज के लिए ट्रू नहीं है? चलिए ऑप्शन नंबर 1, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ अकर। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ अकर, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, डीएनए डैमेज रिपेयर। डीएनए डैमेज रिपेयर। तीसरा ऑप्शन आपके पास, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म रेशियो इंक्रीज। चौथा ऑप्शन, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म रेशियो डिक्रीज। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे तरीका से बनाइए, हड़बड़ाइए मत, आराम से बनाइए। न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्मिक रेशियो, इसको ध्यान से, थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच होगा तो ही बनेगा, अदरवाइज देखते रहना क्वेश्चन को। चलिए आपको समय दिया जाता है, आराम से सोच के बनाइए। ऑनलाइन वाले बच्चे इसको वीडियो को पॉज करके आराम से 5 मिनट 10 मिनट जितना समय देना है ले लो, लेकिन तुम लोग नहीं, फिर भी नहीं बनेगा। ट्राई तो करो, नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन देखते हैं, आराम से सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत सुंदर राइटिंग लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि ये जीवन फेज में होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पे 2 ऑप्शन में दिक्कत है कि न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का रेशियो इंक्रीज होगा कि न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का रेशियो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन को ध्यान से देखो। अगर जीवन फेज में बात करें, जीवन फेज शुरू होने से पहले मान ले न्यूक्लियस का साइज 2 था और साइटोप्लाज्म का साइज 4 था। कितना था?
ध्यान से देखो, न्यूक्लियस का साइज कितना था 2, साइटोप्लाज्म का साइज कितना था 4। तो न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का रेशियो, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का आंसर क्या आएगा 1/2, यही आएगा ना। आगे जैसे जीवन फेज हुआ तो न्यूक्लियस का साइज बढ़ा, क्या जीवन फेज में न्यूक्लियस का साइज बढ़ा के वही रहेगा, तो न्यूक्लियस इक्वल टू क्या रहेगा 2, और साइटोप्लाज्म क्या होगा, बढ़ेगा कि वही रहेगा, बढ़ेगा कि वही रहेगा, तो हो जाएगा मान लो 8 लिख देते हैं, 8 लिखो 6 लिखो जो भी लिखो, आंसर क्या आएगा न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या आएगा तेरा 1/4। तो जीवन में जाने पर न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का रेशियो बढ़ा कि घटा, घटा कि बढ़ा, जल्दी बोलो। हाँ अब देख 1/2 बढ़ा कि 1/4 बढ़ा, 1/2 ले। न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का रेशियो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, अच्छा कौन बढ़ा, जल्दी बोलो, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, जल्दी बोलो, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। 1/2 का आंसर कितना आएगा 0.5, और 1/4 मतलब 0.25, तो कौन बढ़ा 0.5 की 0.25। तो जीवन फेज में जाने पर न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या हो गया, डिक्रीज, तो आंसर जाएगा, आंसर जाएगा डिक्रीज 4, है ना, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, तो न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या होता है, डिक्रीज होगा ना कि इंक्रीज। समझ में आया, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म, ओह नॉट ट्रू, तो आंसर, अच्छा आंसर नहीं होगा ये ना, ध्यान से देखो यहाँ पे। तो न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या होता है, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या होता है जीवन फेज में, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 भी सही है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझे कि नहीं समझे, वो आंसर क्वेश्चन कुछ और पूछा था ना, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का रेशियो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, डिक्रीज। तो तुम लोग जो लोग किया था डिक्रीज डिक्रीज हो गया आंसर, आंसर डिक्रीज था, क्या आंसर क्या होगा इंक्रीज, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा है ना ये सवाल में, तो ध्यान से देखो व्हिच इज नॉट ट्रू, समझे, तो आंसर जाएगा सी। तो न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का रेशियो डिक्रीज, ये न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। ये जीवन फेज से पहले का बात है, ये जीवन फेज से पहले, जीवन से पहले ये रहता है और जीवन में ये हो जाता है, और जीवन में जब ये होगा तो न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्या हो गया डिक्रीज। तो जीवन फेज के लिए एक और बात हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं क्या यहाँ पे, जल्दी बोलो, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि क्या लिखेंगे, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या होता है, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या होगा, इंक्रीज की डिक्रीज। अभी इंक्रीज में क्यों टिक मारे था, नॉट को पूछा था, पता चला ना, डिक्रीज। समझ में आया, आराम से देखो इस चीज को। चलिए अभी हम लोग कौन सा फेज के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट कौन सा फेज, जीवन के बाद क्या आता है, अरे ये साइकिल भूल गया क्या, साइकिल 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 बनो, साइकिल साइकिल याद है, यहाँ पे हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे। कल चैट जीपीटी को गलती कर दिया, हमें तो पेज बनवाया तो जीवन के बाद G2 लिख दिया, सोचो चैट जीपीटी भी गलती कर सकता है, हमें तो फ्लो चार्ट बनवाया जीवन के बाद G2 सीधा, हमें रखे रहा तुम अपना G2, हाँ अपने से बना लेंगे, समझे, याद रखना। जीवन के बाद G2 आता है कि S आता है, तो S पढ़ेंगे। चलो चलो रुकिए रुकिए आराम से, S के बारे में पहला डेफिनेशन क्लियर है, इन दिस फेज डीएनए रेप्लिकेशन अकर इनसाइड द न्यूक्लियस। इसमें यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में, कौन सा सेल का बात हो रहा, यूकैरियोटिक। तुम लोग से अगर सवाल पूछा इन यूकैरियोटिक सेल डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन व्हिच फेज, एस फेज। एस फेज का दूसरा नाम सिंथेसिस फेज। क्या है, दोनों पॉइंट्स तुम लोगों को क्लियर हुआ। अब ध्यान से एक चीज बता रहा तुम लोगों को, ध्यान से देखो, ये डीएनए, ये क्या है डीएनए, चलो डीएनए का लेंथ कितना होता है 2.2 मीटर। तो किसी का कॉपी करना होगा, मान लो इस कॉपी का मेरे को जेरॉक्स बनाना है, क्या करना है जेरॉक्स। तो क्या हम कॉपी बंद करके इस पेज का जेरॉक्स बना सकते हैं, ध्यान से देखो, अगर मेरा कॉपी बंद है तो इसके अंदर का जो ये स्पेसिफिक पेज है इसका हमको कॉपी बनाना, तो क्या कॉपी बंद करके हम इसका जेरॉक्स कर सकते हैं। इस कॉपी को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, लेकिन मेरे यहाँ पे जगह ही नहीं है। मान लो मेरा जेरॉक्स मशीन जो है ना छोटा सा है,
उसमें पूरा कॉपी एक साथ नहीं खोल सकते। तुम लोग क्या करेगा, कॉपी का कुछ कुछ हिस्सा खोलेगा, ओपन करेगा पेज को, फिर वहां रखेगा, जेरॉक्स करेगा, ऐसे करेगा ना। तो सेल के अंदर भी यही हालत है। क्या पूरा डीएनए एक बार में ओपन हो सकता है? अगर डीएनए को कॉपी करना पड़ेगा तो तुम्हें डीएनए को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। डीएनए फोल्ड फॉर्म में है ना, किस फॉर्म में पड़ा हुआ, क्रोमेटिन फॉर्म में। तो डीएनए कुछ इस प्रकार पड़ा हुआ है क्रोमेटिन फॉर्म में। क्या पूरा क्रोमेटिन एक बार में खुल सकता है? जल्दी बोलो, क्या पूरा डीएनए एक बार में खुल सकता है? तो डीएनए एक बार में नहीं खुलता, वो धीरे धीरे मतलब उसका कुछ जैसे कॉपी के साथ ध्यान से ये देखिए पूरा डीएनए, इसका ये वाला पोर्शन खुल गया, छोटा सा पोर्शन खुला, देख रहे हो, इसका छोटा सा पोर्शन खुला। अब ये जो ओपन हुआ है ना, इस वाले पोर्शन का क्या होगा, कॉपी होगा, इस वाले पोर्शन का क्या होगा, कॉपी। ठीक है, जो वाला पोर्शन खुला होगा, ध्यान से देखो डायग्राम। अब देख, तो ध्यान से देख, यहाँ पे हम बना रहे हैं इसका कॉपी। देख, ये वाला पोर्शन का कॉपी हो गया डीएनए का, ध्यान से देखो। अब ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, और इसके बगल वाला पोर्शन खुल जाएगा, वो कॉपी हो जाएगा, फिर वो भी बाइंड हो जाएगा। समझ रहे हो ना, मतलब पूरा डीएनए एक साथ ओपन नहीं होता। अगर इसको बोले हम लोग, इसको सेमी कल्चर मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर में पूरा डिटेल में डीएनए कॉपी कैसे होता है। लेकिन एक बेसिक आइडिया ले लो कि पूरा डीएनए एक साथ तो ओपन नहीं हो सकता, इसीलिए पार्ट वाइज ओपन होता है। देख रहे हो, बस ये वाला पोर्शन ओपन हुआ और ये वाला पोर्शन ओपन होने के बाद इसका कॉपी बना। अब कॉपी बनने के बाद ये वाला पोर्शन अगेन क्या हो जाएगा, दोबारा से फोल्ड हो जाएगा, फिर ये वाला पोर्शन ओपन होगा। बात समझ में आया? फिर ये वाला कॉपी बन जाएगा, फिर इसके बगल वाला ओपन होगा। समझ रहे हो बात को? मतलब धीरे धीरे डीएनए क्या होगा, बनेगा। ये नया स्टैंड है कि पुराना स्टैंड है, ये वाला न्यू स्टैंड के ओल्ड स्टैंड, न्यू के ओल्ड, न्यू स्टैंड ऑफ डीएनए। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए, पता है ना, स्टैंड इसको बोलते हैं। इसके बाद ये ओल्ड की न्यू, ओल्ड। बात समझे? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर तुमको डीएनए का रेप्लिकेशन कराना है तो पूरा डीएनए को एक साथ ओपन नहीं कर सकते। डीएनए को कैसे ओपन करना पड़ेगा, पार्ट वाइज, थोड़ा थोड़ा। समझ में आया? ठीक है, तो तुम लोग को पता है कि अभी डीएनए किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, क्रोमेटिन क्रोमोसोम। किस फॉर्म में, क्रोमेटिन की क्रोमोसोम, क्रोमेटिन का कुछ हिस्सा खुलेगा, खुलने के बाद कॉपी बनेगा, फिर वो फोल्ड हो जाएगा। ये मत सोचना कि खुला का खुले रह जाएगा ये मत सोचना कि खुला का खुला ही रह जाएगा। वो खुला, फिर वो अगेन क्या हो जाएगा, वो कंडेंस, फिर वो बगल वाला। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन का जो मेथड है 12th क्लास में, सॉरी मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर में हम लोग पूरा अच्छा से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। बस इतना समझ लो कि पूरा डीएनए एक साथ ओपन नहीं हो सकता। सॉरी, ठीक है। चलिए, डीएनए रेप्लिकेशन का लोकेशन बताइए मेरे को। साइटोप्लाज्म में होता है कि न्यूक्लियस में होता है? कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस। लोकेशन पता है, उसके लिए एंजाइम वगैरह कौन सा चाहिए होता है, सारा हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसके डिटेल हम लोग पढ़ने वाले। तो याद रखना, डीएनए रेप्लिकेशन किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। इसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, इन दिस फेज डीएनए रेप्लिकेशन in this phase DNA replication occur inside the nucleus, है ना। उसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि all DNA not decondense at once। decondense का मतलब क्या हो सकता है, कंडेंस मतलब फोल्ड होना, तो डिकंडेंस मतलब खुलना। तो क्या सारा डीएनए एक साथ डिकंडेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। समझ में आया वाला पॉइंट? चलिए, ये पॉइंट क्लियर हुआ। आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे कि और एस फेज में क्या क्या होगा। अब ध्यान से देखो, डीएनए फोल्ड हुआ, तुम लोगों को याद है डीएनए फोल्ड करने के लिए कौन सा प्रोटीन आता था यहाँ पे, कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। ये कौन सा प्रोटीन डीएनए को फोल्ड करता था, हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन। तो यहाँ पे डीएनए डबल हुआ कि नहीं हुआ, तो धागा डबल हुआ है तो उसको फोल्ड करने वाला भी तो डबल चाहिए। तो इस पेज में एक और क्या काम होगा, हिस्टोन प्रोटीन गेट डबल। क्या डबल होगा, हिस्टोन प्रोटीन भी डबल। देख यहाँ पे ये कितना नया डीएनए बन गया, इसको फोल्ड कौन करेगा, पुराना वाला करेगा क्या? तुम्हारे घर में नया धागा आ रहा है, तो धागा को फोल्ड करने के लिए नया चीज भी तो आएगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर तो डीएनए रेप्लिकेशन, एस फेज में पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन भी डबल होगा। बात समझ में आया? दूसरा काम क्लियर है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। एस फेज में डीएनए डबल हुआ तो डीएनए को फोल्ड करने वाला भी तो डबल होगा। डीएनए को फोल्ड करके रखने वाला कौन था, हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। तो अल्टीमेटली कौन डबल हो जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन भी डबल हो जाएगा। समझ में आया? तो दूसरा काम क्या हुआ यहाँ पे, हिस्टोन प्रोटीन गेट्स डबल। कौन डबल होगा, हिस्टोन प्रोटीन। समझ में आया? कौन डबल होगा, हिस्टोन प्रोटीन। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे हिस्टोन प्रोटीन। अच्छा चलिए और बात बताइए। अभी पहले यू क्रोमेटिन रेप्लिकेट होगा तो पहले हेटेरोक्रोमेटिन, क्योंकि
क्योंकि यूक्रोमेटिन लेस कंडेंस है, उसको खोलना आसान है। समझ में आया? यूक्रोमेटिन कौन वाला था? जो लेस कंडेंस था। हेटेरोक्रोमेटिन कौन वाला था? जो मोर कंडेंस था। याद है डीएनए का? डीएनए फिर यूक्रोमेटिन फिर हेटेरोक्रोमेटिन फिर क्रोमोसोम। तो पहले रेप्लिकेट कौन होगा? यूक्रोमेटिन या हेटेरोक्रोमेटिन? उसके बाद हेटेरोक्रोमेटिन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दे, तुम लोग इसको याद रखना। तुम लोग शायद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मेरे को पता नहीं है। तुम लोग को याद है ये वाला स्ट्रक्चर येलो कलर से ही बना रहे हैं? क्या आपको याद है? याद है तो नाम बताइए। अच्छा, बोल बोल, क्या नाम है इसका? हाँ, क्या नाम है? क्या नाम है? अगर आप 11वीं क्लास मेरे से पढ़े तो आपको याद होगा, वरना फीस वापस। कोई नहीं बोलेंगे, वरना डबल फीस। क्या नाम है? बोल दिया तो डबल फीस मिलेगा मेरा तरफ से। कितना देता है? 100 रुपया देता है ना? 200 रुपया देंगे। जल्दी बोलो। क्या 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 क्या? हाँ हाँ, तुम क्या बोली? सेंट्रियोल। और कोई कुछ नाम बोलना चाहता है इसका? नहीं, पक्का? तुम क्या बोलना चाहता है? सेंट्रियोल। सही है। चलिए, ये कौन है? Who is this? Who is this? This is सेंट्रियोल। ये क्या है? सेंट्रियोल। इसको, ये एक ऑर्गेनेल होता है। ये ऑर्गेनेल केवल और केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एनिमल सेल। अच्छा, तुम मुझे कुछ सवाल का जवाब दो। ये जो क्रोमोसोम है, इसमें जो स्पिंडल फाइबर है, ये कहाँ से आना चाहिए? एक तरफ से आना चाहिए, दोनों तरफ से आना चाहिए? दोनों तरफ से आना चाहिए। दोनों तरफ से आना चाहिए, पर ना खींच पाएगा। दोनों पोल से आना चाहिए। मान लो क्रोमोसोम ऐसा पड़ा हुआ है, तो ऊपर से आएगा स्पिंडल फाइबर और एक नीचे से, तब जाकर क्रोमोसोम इजीली डिवाइड होगा। दिखाई दे रहा ना सब कोई को? ठीक है, तब ना इजीली डिवाइड होगा, अदरवाइज हो पाएगा क्या? तो इसीलिए ध्यान से देखो, ये तो कॉन्सेप्ट याद है, सब आगे हम बता रहे हैं। ये सेंट्रियोल जो होता है ना, ये सेंट्रियोल केवल और केवल एनिमल सेल्स में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। क्या इसके बारे में आपको पता था? सेंट्रियोल एक सेल ऑर्गेनेल है। सेंट्रियोल एक क्या है? सेल ऑर्गेनेल, जो एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। जो एनिमल सेल के किसमें पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। समझ में आया? दूसरी बात, जब दो सेंट्रियोल एक दूसरे का परपेंडिकुलर आ जाते हैं, दो सेंट्रियोल एक दूसरे का क्या आ जाता है? परपेंडिकुलर। देख रहे हो, दोनों सेंट्रियोल आ गया, परपेंडिकुलर समझते हो ना? है ना? तो जब दो सेंट्रियोल एक दूसरे का परपेंडिकुलर आ जाता है तो इसे सेंट्रोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रोसोम। क्या कहा जाता है? सेंट्रोसोम। क्या कहा जाता है? इसे सेंट्रोसोम कहा जाता है। अब ध्यान से देखो इसके बाद क्या होता है, ध्यान से देखो इसके बाद होगा क्या है। ठीक है, अब कुछ देर के बाद ये सेंट्रोसोम, देख लो, पहले सेंट्रियोल अकेले बना था, फिर सेंट्रोसोम बना था। उसके बाद इस सेंट्रोसोम के चारों ओर माइक्रोट्यूब्यूल्स लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या लग जाएंगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स। देख रहे हो, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम में फर्क दिख रहा है तुम लोगों को? सेंट्रियोल अकेला था, जब दो सेंट्रियोल आए तो क्या बन गए? सेंट्रोसोम। ध्यान से देखते तो 11th क्लास का बेसिक पढ़ा रहे हैं। सेंट्रियोल जब दो आया तो क्या बन गया? सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम के चारों ओर जब माइक्रोट्यूब्यूल्स लग जाएंगे, ये क्या लग गया उसके चारों ओर? माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या लग गया? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल एकदम धागा जैसा प्रोटीन होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। जब इसके चारों ओर माइक्रोट्यूब्यूल लग गया तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को एस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्टर। क्या कहा जाता है? एस्टर। और एस्टर का काम पता है? इसी एस्टर से तुम्हारे सेल डिवीजन के बाद तुम्हारा जो क्रोमोसोम डिवाइड हो रहा था ना, उसको डिवाइड करने के लिए धागा जरूरी था। धागा का क्या नाम था? स्पिंडल फाइबर। वो धागा इसी एस्टर से बाहर निकलेगा। तो एस्टर का काम क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो देखो, ये तो एक ही तरफ से धागा भेज रहा है, एक ही तरफ से भेज रहा है ना, तो कितना भी एस्टर चाहिए तेरे को? एक ऊपर तरफ, एक नीचे तरफ। अगर इस साइड है तो एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। यहाँ पे कितना है? तो एस्टर को डबल कर लेके हमें उसका यूनिट को डबल करना पड़ेगा। एस्टर किससे बना है? जो बेसिक यूनिट क्या है उसका? सेंट्रियोल। तो अल्टीमेटली किसको डबल करना पड़ेगा मेरे को? और यही काम एस फेज में होता है। तो एस फेज में एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। क्या डबल होता है? सेंट्रियोल। क्या डबल होता है? सेंट्रियोल। क्या डबल होता है? सेंट्रियोल गेट डबल। सेंट्रियोल गेट डबल। कौन सा सेल? इन एनिमल सेल, प्लांट सेल? इन एनिमल सेल। ये वाला पॉइंट याद रखना, इन एनिमल सेल। इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में सेंट्रियोल डबल हो जाता है। सेंट्रियोल का काम याद आ रहा है? स्पिंडल फाइबर आएगा। तो बोलोगे प्लांट सेल में फिर स्पिंडल फाइबर कौन भेजेगा? प्लांट सेल में तो है ही नहीं। दिमाग में सवाल आया कि नहीं आया? कि आप लागे बोल, आया कि नहीं आया? माइक्रोट्यूब्यूलिन प्रोटीन तो होता ही है प्लांट सेल, वो स्पिंडल फाइबर बना देता है। लेकिन एनिमल सेल में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से आएगा जिसका नाम है एस्टर। और एस्टर कैसे बना? सेंट्रोसोम से। सेंट्रोसोम कैसे बना? सेंट्रियोल से। तो अल्टीमेटली तुमको अगर दो एस्टर चाहिए तो तुमको क्या डबल करना पड़ेगा? सेंट्रियोल डबल करना। और सेंट्रियोल कहाँ पड़ा हुआ? न्यूक्लियस में कि साइटोप्लाज्म में?
तो बताओ तो एस फेज में सिर्फ डीएनए डबल हुआ, एस फेज में क्या क्या डबल हुआ? सबसे पहले तो डीएनए डबल हुआ, फिर डीएनए को फोल्ड करने वाला प्रोटीन हिस्टोन डबल हुआ, फिर एनिमल सेल में पाया जाने वाला सेंट्रियोल डबल हुआ। तो डीएनए अच्छा एस फेज में एनिमल सेल में कितना चीज डबल हुआ? 3 चीज, और प्लांट सेल में 2 चीज। समझ में आया बात? समझ में आया? एनिमल सेल में 3 चीज डबल हुआ। क्या क्या डबल हुआ? सबसे पहले डीएनए, फिर डीएनए को फोल्ड करने वाला प्रोटीन हिस्टोन, फिर सेंट्रियोल। याद रहेगा? तो एस फेज में सिर्फ डीएनए सिंथेसिस नहीं होता है, डीएनए अगर तो तुम लोग इतना पता है हाथी खरीदने से नहीं होता है, हाथी को मेंटेन भी करना पड़ता है। ये चीज सुने हो कि नहीं सुने? अरे सुना है कि नहीं सुना है? तुम गाड़ी खरीद लिया, गाड़ी खरीदने से हो जाएगा? मेरे पास 10,000 रुपए का सेविंग था और 10,000 रुपए में हम गाड़ी खरीद लिए, मान ले। अब बोलो 10,000 में गाड़ी कौन लेता? ठीक है 10 लाख था मेरे पास और 10 लाख में हम गाड़ी खरीद लिए, हो जाएगा काम? उसको मेंटेन करने के लिए और चाहिए। अब गाड़ी खरीदो तो मिठाई खिलाओ, सबसे पहले तो खर्चा होगा, उसमें पार्टी दो और खर्चा हुआ, उसके बाद पूजा करा। अरे पूजा में खर्चा नहीं होता, ऐसे मत बोलो। वो तुम नारियल फोड़ दो, मत करो भगवान करना, फिर दोस्तों को पार्टी दो, फिर गाड़ी के चला तेल भरना पड़ता है, तेल का खर्चा, फिर गाड़ी खराब हो उसका रिपेयर का खर्चा, समझे? तो वही है, डीएनए तो डबल हो गया, लेकिन डीएनए अकेले डबल होने से काम चलेगा? सेल को लगा कि डीएनए डबल हो रहा है, हिस्टोन भी डबल करना पड़ेगा। फिर पता चला कि ये तो फिर क्रोमोसोम भी बनाने वाला, ज्यादा क्रोमोसोम भी बनने वाला है अभी, तो स्पिंडल डिवाइड भी तो करना होगा, तो स्पिंडल फाइबर ज्यादा भेजना पड़ेगा, सेंट्रियोल डबल करो। समझ में आया बात? तो सिर्फ डीएनए डबल होने से काम चला क्या? नहीं, बहुत सारी चीज को डबल होना पड़ा। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब तुम लोग से स्पीड में सवाल पूछेंगे, ध्यान से बताना। विच इज नॉट प्रूफ, पहले थ्योरी पढ़ लेते, छोड़ो थ्योरी पढ़ लेते, फिर हम पूछेंगे सवाल। देखो एस फेज में क्या डबल होगा? क्या डबल होगा? हिस्टोन। क्या है हिस्टोन? डीएनए को रैप करने वाला प्रोटीन का नाम हिस्टोन। रैप मतलब समझते हो ना? डीएनए को फोल्ड करने वाला प्रोटीन का नाम हिस्टोन है। चलिए दूसरी बात क्या लिखा हुआ है कि यूक्रोमेटिन रेप्लिकेट फर्स्ट एंड देन हेटेरोक्रोमेटिन। तो पहले क्या रेप्लिकेट होता है? यूक्रोमेटिन, उसके बाद क्या रेप्लिकेट होता है? हेटेरोक्रोमेटिन। समझ में आया? आगे बढ़े, आगे क्या लिखा हुआ है? इन साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल, इन साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल कौन डबल होगा? सेंट्रियोल गेट डबल। कौन डबल होगा? सेंट्रियोल। समझ में आया? क्लियर हुआ आपको बात? तो ये सारा चीज अभी आपसे एक सवाल पूछेंगे कि इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? सुन लिया बात? लिख दे क्वेश्चन। अच्छा लिख दे, चलो क्या पूछा इसमें? अगेन नॉट ट्रू फॉर कौन सा फेज? एस फेज। तो पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन में तुम लोग ऑप्शन लिखो। डीएनए रेप्लिकेशन मेथड, डीएनए रेप्लिकेशन मेथड। दूसरा अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डबल, अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डबल। तीसरा वाला सेंट्रियोल गेट डबल, सेंट्रियोल गेट डबल इन ब्लड। चौथा वाला किताब नहीं है, तो मैथ किताब दिख रहे हैं तुम लोगों को? कहाँ पे? अच्छा है, तुम इतना बड़ा किताब से पढ़ेगा? पतला पतला किताब से पढ़े। चलो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? भूल गए? नॉट ट्रू फॉर, क्या आंसर मिल गया? इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। चलिए बताइए। जल्दी बोलिए। अली अरे पीडीएफ में रहेगा कि नहीं? क्वेश्चन हट जाएगा क्या? हट जाएगा? नहीं हटाएगा। बोल जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी। क्या होगा आंसर? ए बी सी डी, सी आंसर होगा पक्का? क्या है? सेंट्रियोल डबल नहीं होता है क्या? अभी तो लिखे थे हम लोग, ये कौन बोला? देख सेंट्रियोल गेट्स डबल, यहाँ पे लिखा हुआ सेंट्रियोल गेट्स डबल नहीं होता है क्या? आगे क्या लिखा हुआ है? सॉरी क्या लिखा हुआ है? प्लांट सेल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी तो सही है सारा चीज। बाकी क्या लिखा हुआ है आपका?
बाकी क्या लिखा हुआ कि डीएनए रेप्लिकेशन अगर आरईपी मतलब रेप्लिकेशन, ठीक है। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल, सही बात है, रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए का अमाउंट डबल होगा, सेंट्रियोल डबल होगा, ये भी सही है, लेकिन इन प्लांट्स, ठीक है। और यूक्रोमिन रेप्लिकेट फास्ट, ये भी सही है। अब तुम लोग को एक चीज और है, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। इस क्वेश्चन को हम सेलेक्ट करते हैं, अब इसी क्वेश्चन में तुम लोग हम एक मॉडिफिकेशन दिखाते हैं। कॉपी टू इसको जगह ही नहीं है, पहले ले जाना सही बोल रहा हूँ, ऐड कर सेलेक्ट करना पड़ेगा, रुक जाओ। इधर देखिए, क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन देखिए, चलो अब आंसर चेंज होगा कि सेम रहेगा, जल्दी बोल। आंसर चेंज होगा कि सेम रहेगा? आंसर चेंज होगा कि सेम रहेगा? सेम रहेगा कि चेंज होगा? सेम रहेगा चेंज होगा, जल्दी बोलो। सेम रहेगा चेंज होगा, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। दिखाई नहीं दे रहा, लो हट गया, हट गया, लो चेंज होगा सेम रहेगा आंसर? चेंज होगा सेम रहेगा, सेम रहेगा पक्का? क्यों क्यों क्यों? एनिमल सेल में नहीं डबल होता है क्या? एनिमल सेल में डबल नहीं होता है क्या? एनिमल सेल में डबल नहीं होता है क्या? जल्दी बोल। हिस्टोन सेंट्रियोल एनिमल सेल में तो डबल होता है, लेकिन उसके कहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियस। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग। समझ में आया? बात क्लियर हुआ? तो अभी हम लोग पढ़ लिए एस फेज, एक बार एस फेज को देख लो तुम लोग, एस फेज में पॉइंट्स देख लो एक बार, वो ये दोनों पॉइंट में कोई दिक्कत देख लो, इन दोनों पॉइंट पर से पढ़ लो। आगे बढ़े, ये सब लिखने मत जाना, ये सब जिसको पता नहीं है सेंट्रियोल के बारे में लोगों ने लिख लेना, जिसको पता हो लोग मत लिखना। ये इसमें कोई दिक्कत? हिस्टोन क्यों डबल हुआ? हिस्टोन क्यों डबल हुआ? डीएनए को रैप करने के लिए डबल हुआ। यूक्रोमेटिन, ये तो पॉइंट क्लियर था। दूसरा ये वाला सेंट्रियोल क्यों डबल हुआ? ताकि आगे स्पिंडल फाइबर अच्छे से बन सके। समझ में आया? आगे बढ़े, कौन सा फेज का बात करेंगे हम लोग? कौन सा फेज का बात करेंगे? G2 फेज। इसके बारे में पता ही है तुम लोग को, बहुत इजी फेज है, सबसे इजी फेज है ये। देखो इस G2 फेज के बाद कौन सा फेज आने वाला है? G2 फेज के बाद कौन सा फेज आने वाला है? एंड फेज। सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा एंड फेज के लिए। G2 फेज का पूरा नाम क्या है? गैप 2। ये किसके बीच का गैप है? गैप बिटवीन S फेज एंड M फेज, मतलब एंड ऑफ S फेज एंड स्टार्ट ऑफ M फेज। यही है ना? तुम लोग साइकिल याद कर लिया था, साइकिल याद है तो सारा चीज याद है। M और S का बीच का गैप को G1 और S और M का बीच का गैप को G2, और G1 और G2 के बीच का गैप को G1 और G2 के बीच का गैप को S, है ना? और G2 और G1 के बीच का गैप को सब पता है तुम लोग को, पता है कि नहीं पता है? बस वही लिखा हुआ है। और अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर M फेज। सेल अपने आप को क्या करता है? प्रिपेयर करता है। कौन सा फेज के लिए? M फेज के लिए। तुम लोग को इतना अच्छे से पता है कि स्पिंडल फाइबर बनाने वाला कौन है? एस्टर। वो तो बन गया, वो तो डबल हो गया, लेकिन स्पिंडल फाइबर में जो प्रोटीन चाहिए वो ट्यूबुलिन प्रोटीन चाहिए। कौन सा प्रोटीन चाहिए? ट्यूबुलिन प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल्स की मदद से स्पिंडल फाइबर बनता है, बताया था ना? किसका मदद से? माइक्रो। सेंट्रियोल तो डबल हो गया, लेकिन उससे स्पिंडल फाइबर आया था क्या? अब उससे स्पिंडल फाइबर लाने के लिए तुम्हें कौन सा प्रोटीन चाहिए होगा? ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन चाहिए होगा? ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्योंकि स्पिंडल फाइबर अल्टीमेटली कौन सा प्रोटीन से बनता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से।
तो इस G2 फेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। कौन सा प्रोटीन का? ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन क्यों? क्योंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन से अल्टीमेटली क्या बनता है? स्पिंडल फाइबर। क्या बनता है? स्पिंडल फाइबर। व्हाट इज स्पिंडल फाइबर? जो क्रोमोसोम को खींचेगा अल्टीमेटली। तो G2 फेज में दूसरा काम क्या होगा? ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। किसका सिंथेसिस होगा? ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा मतलब कौन सा प्रोसेस चल रहा होगा? कौन सा प्रोसेस चलाना होगा? याद करो, प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस चाहिए था? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो क्या G2 फेज में भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगा जिसके लिए क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अब याद करो, G1 फेज में माइटोकॉन्ड्रिया डबल हुआ था क्या? G1 फेज में कौन कौन डबल हुआ था? कौन कौन डबल हुआ था? ER और गोल्जी बॉडी। लेकिन यहाँ पे और कुछ बचे हुए ऑर्गेनिज्म लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सब क्या हो जाएंगे? इस फेज में डबल हो जाएंगे। इस फेज में क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। समझ में आया बात? तो G2 फेज में क्या क्या डबल हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड डबल हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। G1 फेज में कौन डबल हुआ था? ER और गोल्जी बॉडी। G1 और G2 में कॉमन क्या था बताओ? दोनों में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन चाहिए। वहां पे ग्रोथ के लिए एंजाइम चाहिए था, यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए था। समझ में आया? ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन चाहिए था ना, वहां पे एंजाइम बनाने के लिए चाहिए था। याद आ रहा तुम लोग को? ठीक है, तो चलिए अब थ्योरी को देखते हैं। थ्योरी में वही सब लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ। देखो, नाउ ट्यूबुलिन प्रोटीन गेट सिंथेसाइज्ड इन दिस फेज। क्यों बनेगा ट्यूबुलिन प्रोटीन? बता दिए, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर चाहिए ना। स्पिंडल फाइबर कौन सा प्रोटीन की मदद से बनता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। बनाता कौन है? वो तो सेंट्रियोल से निकलेगा, एस्टर से निकलेगा। वो तो हम लोग डबल कर चुके थे, लेकिन डबल करने से काम होगा क्या? उससे तो तुमको प्रोटीन भी चाहिए तब ना स्पिंडल फाइबर बनेगा। तो उसके लिए कौन सा प्रोटीन चाहिए? ट्यूबुलिन प्रोटीन। वो ट्यूबुलिन प्रोटीन बन जाएगा तरह। कोई दिक्कत? इसको लिखे क्या कि ट्यूबुलिन प्रोटीन क्यों चाहिए? याद हो जाएगा ना डायरेक्ट, या फिर खुद से लिख लेना उसको अपने। इसके बाद ऑर्गेनेल्स, यहाँ पे ऑर्गेनेल्स की स्पेलिंग सही है। ऑर्गेनेल्स लाइक कौन कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डबल। दूसरा, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आल्सो अकर है बिकॉज़ ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस। समझ में आया? कोई दिक्कत? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ डीएनए ईच फेज ऑफ सेल साइकिल। अमाउंट ऑफ डीएनए से पहले आप लोग से एक सवाल पूछेंगे। अभी हम ना कुछ चीज बोलेंगे, मतलब कुछ इवेंट बोलेंगे, आप लोग को फेज बोलना है। हम लोग 3 फेज पढ़ लिए। कौन कौन सा? कौन कौन सा फेज पढ़ लिए? G1, S, G2। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? फेज। आप लोगों को क्या बताना है? हम बोलेंगे इवेंट, आप लोग का क्या बताना है? फेज। स्पीड में बोल देगा कि एक बार पीपीटी, एक बार स्लाइड को रिपीट कर दे। नहीं ना, बुद्धि है ना तुम लोग के पास? तो अगला टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे, मतलब हम लोग खुद करेंगे सवाल। तो कॉपी कीजिए बंद। कॉपी को क्या कीजिए? कॉपी को क्या कीजिए? लिखे ही नहीं है ना, लिखा ही नहीं, कुछ नहीं लिखा। अरे वाह, अरे वाह, क्वेश्चन लिखे हो कुछ कुछ। तो हम करते हैं इसको। देखो आप तुम लोग अच्छा से आंसर देना, ठीक? 1 2 3 1 2 3। चलिए, रेडी? डीएनए डैमेज रिपेयर, डीएनए डैमेज रिपेयर, डीएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, हिस्टोन डबल, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया डबल, माइटोकॉन्ड्रिया डबल, साइटोप्लाज्म इंक्रीज स्टार्ट, साइटोप्लाज्म इंक्रीज स्टार्ट, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रिपेयर, हिस्टोन प्रोटीन डबल, हिस्टोन प्रोटीन डबल, सॉरी ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस, सेंट्रियोल डबल, सेंट्रियोल डबल, सेंट्रियोल डबल, ईआर डबल, ईआर डबल, ईआर, ईआर कब डबल होता है? ईआर G1। और माइटोकॉन्ड्रिया डबल। समझ में आया? समझ में आया? बात करने में लगा और भगा देंगे क्लास से। डरता नहीं मेरे से, डरो। आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा टॉपिक क्या है? अमाउंट ऑफ डीएनए इन ईच फेज ऑफ सेल साइकिल। अमाउंट ऑफ डीएनए कितना रहता है? चलिए, तुम लोग को हैप्लॉइड डिप्लॉइड के बारे में तो पता ही है। डिप्लॉइड मतलब अगर क्रोमोसोम जुड़ा हुआ है तो डिप्लॉइड सेल, क्रोमोसोम अकेला है तो हैप्लॉइड सेल। हम लोग कैसे ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉइड की हैप्लॉइड? हम लोग कैसे हैं? डिप्लॉइड। हम लोग अपने बारे में पढ़ रहे सेल साइकिल, अपना डिवीजन माइटोसिस कैसे होता है, तो हम लोग लिखेंगे इन अ डिप्लॉइड सेल। तो जो पहले इसको बना लेते हैं। हां, दिखाई दे रहा सबको? तो हेडिंग
हेडिंग क्या बोलता है? अमाउंट ऑफ डीएनए। तुम लोग को पता है कि एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? डबल। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक यूनिट लेंगे, जैसे हम लोग लेते हैं मीटर, किलोमीटर, वैसे डीएनए का अमाउंट के लिए हम लोग एक यूनिट लेते हैं सी। एनसीईआरटी को एक्सप्लेन किया इसको सी। अब सी क्या है छोड़ दो, एक यूनिट पकड़ लिया सी, तो उसको लेके एनसीईआरटी बोलता है इसको हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, सी की जगह म्यू, मीटर कुछ भी, लेकिन एनसीईआरटी बोलता है इसको सी यूनिट के साथ ये करो। तो ध्यान से देखिए, इन अ डिप्लॉयड सेल, अगर रुकिए ध्यान से देखिए यहाँ पे इन अ डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड का हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एन से, 2n से, n से कि 2n से हम लोग लिख लेते हैं, आज लिख लेते हैं, अगला क्लास में सब नहीं लिखेंगे। डिप्लॉयड को हम लोग डिनोट करते हैं 2n से। इन अ डिप्लॉयड सेल इफ अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए इन G1 फेज, इन G1 फेज, अगर अमाउंट ऑफ डीएनए 2c है, कितना है? 2c, तो S फेज में ये कितना हो जाएगा? S फेज में अगर डिप्लॉयड सेल में अगर अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है? 2c, तो S फेज में कितना हो जाएगा? ये इन S फेज में, ये G1 फेज का बात हो गया, कितना है? 2c। तो अगला हम लोग कौन सा फेज के बारे में लिखेंगे? इन S फेज। S फेज में क्या हो जाएगा? S फेज क्या हो जाएगा? 2c से बढ़कर 2c से इंक्रीज हो गए 4c, मतलब 2c से क्या हो गई है? डबल हो गया। तुम लोग ये चीज तो पहले ही बता दिए थे कि अमाउंट ऑफ डीएनए गेट्स डबल। अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। कब डबल हो जाता है? S फेज में हो गया। चलिए बात करेंगे G2 फेज का। तो G2 फेज में कितना रहेगा अमाउंट ऑफ डीएनए? इन G2 फेज, G2 फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए कितना रहेगा? जल्दी बोलो, कितना रहेगा? 2c 4c, डबल उतना ही रहेगा ना जितना डबल हो, 4c। चलिए आगे M फेज में, M फेज में कितना हो जाएगा? M फेज में बताइए, 2c 4c c ना कुछ नहीं रहेगा, डीएनए रहेगा ही नहीं। जल्दी बोलो आफ्टर, मतलब M फेज में भी हम ये नहीं बता रहे थे डिवीजन से पहले, यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लिखेंगे आफ्टर डिवीजन, डिवीजन के बाद, आफ्टर डिवीजन, ध्यान से देखो, आफ्टर डिवीजन कितना हो जाएगा? G1 फेज में कितना है? 2c। तो M फेज के बाद कौन सा फेज आता है? अच्छा, ये डबल क्यों हुआ था? ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। अगर सेल डिवाइड हो गया तो क्या डीएनए का अमाउंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है? तो 4c से अगेन क्या हो जाएगा? नहीं समझा क्या? तुमने डबल 4 को कार खरीदा था, क्यों खरीदा था? बांटने के लिए ना? तो तेरे घर का बंटवारा हो गया, अभी भी 4 कार अपने पास रखे रहोगे? नहीं ना, बांट दोगे ना, 2 इसके 2 इसके पास। तो जो पहले से समझ रहे हो ना बात को, तो अल्टीमेटली डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा? आफ्टर डिवीजन गेट डीएनए अमाउंट गेट रीस्टोर। एक सेकेंड, डीएनए अमाउंट गेट रीस्टोर। रीस्टोर मतलब समझ में आया? जितना पहले था उतना ही रह जाएगा, गेट रीस्टोर। कितना हो जाएगा? ब्रैकेट में कितना लिखेंगे? 2c की 4c, 2c। ध्यान दो इधर, 2c इन ईच डॉटर सेल, इन ईच डॉटर सेल। उसके पास नहीं, वो तो सेल डिवाइड हो गया ना। मेरे पास 4 को कार था, मैंने किस लिए खरीदा था 4 कार? दोनों बेटों में इक्वल इक्वल बांटे, तो बांट दिया तो चले गए ना दोनों बेटों के पास। वही बोलता है इन ईच डॉटर सेल, उत्तरी कोशिका, उत्तरी कोशिका का है डॉटर सेल। सेल को किससे कंपेयर किया? पुरुष से, महिला से। देखो रेडियो में ज्यादा टाइम लगा था, ये भी दिखता तो 1 घंटे के लिए। स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग गलत है क्या डॉक्टर का? स्त्रीलिंग, वो स्त्रीलिंग। देख लो अभी, इसी को पढ़ लो ध्यान से। अब इस पे ग्राफ बनाएंगे, DAU, वो स्पेलिंग गलत है सब, जो उन लोगों को पूछे इसीलिए। इन ईच कौन सा सेल? डॉटर सेल। गलत हो तुम लोग देखो, ये YouTube पे लाइव की जाएगा, बता दे कौन बोला स्पेलिंग, जो भी बोला उसका नाम लिखेंगे। इधर देख, डॉटर सेल। समझ में आया? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अमाउंट ऑफ डीएनए कैसे हुआ, तो इस पे ग्राफ बनाएंगे। G1 फेज में 2c था, G1 फेज में 2c था, S में 2c से बढ़कर 4c, फिर G2 में क्या रहा? 4c रहा, फिर अगेन जब डिवाइड हो गया तो अगेन 2c। समझ में? ये 4c बना क्यों था? ताकि दो डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो ये 2c का अमाउंट किसमें है? इसी सेल में, किसके डॉटर सेल में? जो डिवाइड हो गया उसके बाद है ना इसका। समझ में आया? अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे, आराम से चलते हैं आगे, बाद में बाद में इसको आगे देखते हैं। देखो अभी इस पे ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ से पहले तुम लोग बताओ, ठीक है? एक पहले तो हम लोग साइकिल बनाते, साइकिल क्या बनाएंगे? साइकिल में चलो बताओ, साइकिल को पढ़ेंगे। यहाँ G1 है तो यहाँ पे होगा G2, कौन
4c, तो यहाँ पे कितना रहेगा 4c, यहाँ पे कितना रहेगा 4c, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाते हुए डीएनए का अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। फिर G2 में कितना रहेगा, कितना रहेगा 4c। फिर M के शुरुआत में 2c होगा कि M के लास्ट में 2c होगा, M के शुरुआत में कि लास्ट में, तो यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे 4c रहेगा 2c रहेगा, यहाँ पे बताओ 4c, यहाँ पे 4c, M का शुरुआत है ना ये, M जब एंड होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2c, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहाँ पे भी 2c, यहाँ पे भी 2c रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा 2c की 4c, जी एस का शुरुआत में डबल हो गया क्या, डबल, यहाँ पे कितना रहेगा 2c और एंड होते होते 4c। अच्छा यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे तो 4c ही रहेगा। समझ रहे हो बात, इस डायग्राम को समझ रहे हो, इस कहानी से आपको शिक्षा मिल रही है, मिल रही है ना, समझ में आया। तो एस का शुरुआत में कितना रहेगा, एंड में कितना हो जाएगा, एम का शुरुआत में कितना रहेगा और एंड में कितना हो जाएगा, क्योंकि एम खत्म हुआ मतलब डिवीजन कंप्लीट हो गया, डिवीजन डॉटर सेल्स के पास चले गया ना। अब इसी सेल के पास ये हम लोग बता रहे कि एम का शुरुआत और एम का एंड, एस का शुरुआत और एस का एंड। समझ में आया तुम लोग को। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ 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 प्लॉट करेंगे। इधर लिखेंगे एक्स एक्सिस, इधर लिखेंगे वाई। गलत बनाते हैं क्या, गलत नहीं, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस। हम लोग एक्स एक्सिस में लिखेंगे फेजेस ऑफ सेल साइकिल, एक्स एक्सिस में किसको लिखेंगे फेजेस, किसको लिखेंगे इधर फेजेस ऑफ सेल साइकिल। कितना फेज होता है, G1 होता है, S होता है, G2 होता है और M होता है। कौन कौन सा फेज होता है, G1 S G2 M। हम चलिए यहाँ पे इधर लिखेंगे अमाउंट ऑफ डीएनए, इधर क्या लिखेंगे अमाउंट ऑफ डीएनए। अमाउंट ऑफ डीएनए कितना था, चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, रुक जाइए एक मिनट। यहाँ अमाउंट ऑफ डीएनए का C था तो C से ऊपर हो जाएगा 2C, 2C से ऊपर हो जाएगा 4C, और उससे नहीं बढ़ा, 6C हो गया। समझ में आया। अच्छा G1 में कितना रहेगा, ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। अच्छा पहले लिख लेते, फेजेस लिखना पड़ेगा। अच्छा फेजेस नहीं लिखते, चलो यहाँ पे ये मान लो G1 है, ये क्या है G1, यहाँ से यहाँ तक S, यहाँ से यहाँ तक G2 और यहाँ से यहाँ तक M। बात समझ गए। ये G1 का शुरुआत, यहाँ से G1 के शुरुआत में डीएनए का अमाउंट कितना रहेगा, कितना रहेगा 2C। तो हम लोग यहाँ से ग्राफ को ऐसे प्लॉट कर सकते हैं क्या, सही है। S के शुरुआत में कितना रहेगा 2C, 2C से बढ़ के कितना हो जाएगा ये, तो ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ऊपर। समझ में आया। देख बहुत घटिया बन, नहीं सही बना, हाँ बन गया। 2C से बढ़ के कितना हो गया 4C। उसके बाद G2 फेज के शुरुआत में कितना रहेगा और अंत में, अच्छा ये फेज कौन सा है G1, ये फेज कौन सा है S। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कौन सा फेज है, तो रेखा ऊपर जाएगी नीचे आएगी सीधी रहेगी, रेखा कहाँ जाएगी, रेखा कहीं जाएगी मत जाने दो रेखा को, रेखा को क्या करो सीधा रखो, सीधी रखो रेखा को, बोलो रुको तुम, तो रेखा कहाँ जाएगी सीधी रहेगी। कौन सा फेज है ये G2 फेज, कौन सा फेज G2 फेज। G2 फेज के बाद कौन सा फेज आएगा, तो M फेज में रेखा ऊपर जाएगी नीचे आएगी सीधी रहेगी, शुरू में ही नीचे आ जाएगी, जैसे अंत आएगा तब नीचे आएगी, देख रहे हो आई नीचे, कब आई शुरू में क्या अंत में, शुरू में देख रहे हो वहीं का है ना 4C में। ये बनाना बंद करो, रुको, ये कौन सा फेज M फेज। तो मेरे को एक सवाल का जवाब दो, मेरे को एक सवाल का जवाब दो, कौन से फेजेस में डीएनए का अमाउंट कांस्टेंट रहा, G2 पक्का, पक्का एक ही आंसर, क्या दूसरा आंसर हो सकता, नहीं हो सकता। कौन सा ये में डीएनए का अमाउंट कांस्टेंट रहा, G1 में बढ़ा कि घटा, कांस्टेंट का मतलब रेखा ऊपर गई नीचे गई सीधी रही, रेखा कहाँ कहाँ सीधी है, रेखा को देखो, रेखा कौन से कलर के कपड़ा में है, रेखा कौन से कलर में है रे व्हाइट, तो रेखा को देखो यहाँ पे सीधी है कि ऊपर गई, और यहाँ भी सीधी है, कहाँ कहाँ सीधी है G1 और G2, कांस्टेंट का मतलब सीधी, समझे ना। रेखा को पहचानता नहीं है तुम लोग यार, इतना मस्त रेखा देख, रेखा को नहीं पहचाना। चलो तो ये आंसर गलत दिया कि सही दिया बताओ, तो फिर से हम पूछ रहे हैं डीएनए का अमाउंट कौन कौन से फेजेस पे कांस्टेंट रहा, G1 और G2, ये मत बोलना सिर्फ G2 कांस्टेंट का। हम पूछे 4C रहा 2C रहा, मैंने क्या बोला कांस्टेंट, तो आया कि नहीं आया, आया ना,
समझे कि नहीं समझे? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, आराम से स्टार्ट करके लिख लेंगे क्योंकि तुम लोग भूल जाएंगे, मेरे को तुम लोगों पर पूरा कॉन्फिडेंस है। कांस्टेंट क्या? कांस्टेंट क्या? कांस्टेंट डीएनए अमाउंट कांस्टेंट। हम बोले 2C 4C डीएनए अमाउंट कांस्टेंट इन कौन सा फेज? G1 फेज एंड G2 फेज। और इंक्रीज डिक्रीज का बहुत दिख ही रहा है, अगला लिख देंगे। S फेज में क्या हुआ? इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? हाँ, S फेज में इंक्रीज और M फेज में डिक्रीज। तो इस रेखा को देख के तुम लोग को याद रखना, अगर इस एग्जाम में सवाल पूछे कि अमाउंट ऑफ डीएनए इन S फेज तो क्या बोलोगे? इंक्रीज, है ना? अगर शुरुआत में बोलेगा तो इंक्रीज नहीं हुआ होगा। अगर बोला कि S फेज का अभी जस्ट शुरुआत हुआ था, 2C का तो 2C ही है, अभी हल्का सा बड़ा होगा, एंड तक होते हो तो 4C हो जाता है। समझ में आया? बात क्लियर हुआ? बात क्लियर हुआ? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, जल्दी बोलो आगे बढ़े क्या? यार इतना क्लास खत्म कर रहे हैं, टाइम तो बहुत बचा हुआ, बहुत बचा हुआ टाइम। चलिए प्लॉइडी ऑफ क्रोमोसोम के बारे में देखेंगे। तुम लोग एक चीज बताओ, अच्छा ये समझ में आया? ये समझ में आया? पक्का है? पक्का ना? सवाल पूछे इससे 2C 4C। चलो एक सेल का सुन लो, एक सेल के बारे में, ये 2C तो हम अज्यूम बोले थे ना, ऐसे ले लिया एनसीईआरटी। तो हम एक सवाल पूछ रहे हैं, एक सेल है जिसमें G1 फेज के शुरुआत में अमाउंट ऑफ डीएनए 4C है। कितना है? 4C। कौन से फेज में? G1 फेज में। G1 फेज में सेल का अमाउंट कितना है? डीएनए का अमाउंट कितना है? 4C। तो G1 फेज के अंत होते होते अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा? हैं? ध्यान से सुनो, G1 के अंत होते होते कितना हो जाएगा? 4C रहेगा ना। S के अंत होते तो वो 8C। कितना? G2 में अभी बोल 4C पढ़ा के 8C का तुम लोग सवाल सुना था ना। फिर M के अंत में रिस्टोर कर लेते। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, ध्यान से इसको सुनो। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट तुम लोग का जेनेटिक्स को डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। जेनेटिक्स को जाग जाओ। पहले सवाल का जवाब दो। प्लॉइडी ऑफ क्रोमोसोम का टॉपिक पढ़ने वाले। क्या प्लॉइडी का मतलब तुम लोगों को पता है? क्रोमोसोम जुड़ा में है कि अकेला है? तुम लोग सिंगल है कि डबल है? क्या है? तेरा क्रोमोसोम तो तुम भी नहीं बोले, हम नहीं बोले, हम कुछ नहीं बोले, तुम कुछ बोले थे। सही तो है ना? सही है। तो तुम N है कि 2N है? तुम की तरह सेल। तो तेरे बॉडी का सबसे बेसिक यूनिट क्या हुआ? सेल। तो तुम भी वही हुआ ना। तुम अकेला है कि जुड़ा में है? अरे ओ देख राज खोल रहा धीरे धीरे। चलो आते हैं अभी सवाल का जवाब। तो छोटा सा सवाल पूछेंगे, साइकिल बनाएंगे, साइकिल बार बार बनाएंगे, समझे ना? कि साइकिल को बार बार बनाया जाएगा। साइकिल बहुत आसान है बनाना। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इधर ध्यान दो, अपने पतियाने में लग जाता हो। इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे। इन तीनों फेजेस में डीएनए किस फॉर्म में दिखेगा? किस फॉर्म में दिखेगा? क्रोमेटिन की क्रोमोसोम? इन तीनों फेज में G1 से G2 में डीएनए किस फॉर्म में दिखेगा? किस फॉर्म में दिखेगा? क्रोमेटिन फॉर्म में दिखेगा। क्रोमेटिन याद नहीं आ रहा क्या? किस फॉर्म में दिखेगा? किस फॉर्म में दिखेगा? क्रोमेटिन फॉर्म। क्रोमेटिन विजिबल। और इधर क्या दिखेगा? इधर क्या दिखेगा? इस फेज में क्रोमेटिन दिखेगा, क्रोमोसोम दिखेगा। अरे भूल गया क्या? सेल डिवाइड कौन सा फेज में होगा? M फेज। कौन सा फेज में होगा? M फेज। तो M फेज में सेल डीएनए किस फॉर्म में आ जाएगा? तुम लोग को बताया था ना कि क्रोमेटिन को डिवाइड करना आसान है कि क्रोमोसोम को? क्रोमोसोम को बताया तो थे। ये हो जाएगा क्रोमोसोम। क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम। समझ में आया? क्रोमोसोम क्लियर हुआ? यहाँ क्रोमोसोम विजिबल होगा। क्या विजिबल होगा? क्रोमोसोम विजिबल होगा। समझ में आया? क्या विजिबल होगा? क्रोमोसोम। क्लियर है? अब एक और चीज बताओ, तुम लोग इतना बता दिए थे कि एक क्रोमेटिन टुकड़ों में टिककर 46 क्रोमोसोम बना था हम लोग के अंदर। ये बात लिख लोगे ना खुद से? क्रोमोसोम कितना बनेगा हमारे अंदर? 46। जिसमें जितना रहता तो एक ही क्रोमेटिन से बनता है। ये मत समझना कि 46 अलग अलग सेल है। एक ही सेल के अंदर कितना क्रोमोसोम बनता है? 46। 46 कितना वो डीएनए रहता है? डीएनए कितना रहता है? क्रोमेटिन कितना रहता है? एक। तो एक ही क्रोमेटिन से बनेगा तुम्हारा 46 को क्रोमोसोम। अब तुम लोग को यहाँ पे लाइन एक मतलब अच्छे वाले कॉन्सेप्ट में ध्यान से 10 मिनट के लिए अपना ध्यान इधर उधर मत भटकाना। ध्यान से बोर्ड की तरफ ध्यान से देखो।
बस ध्यान ध्यान को फोकस करो, ध्यान। चलिए एक ऑर्गेनिज्म, आज तो बहुत सारे छूट जाएगा तुम लोग, लास्ट डेट से स्टार्ट हो। चलिए एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का नाम हम नहीं बता रहे हैं यहाँ पे। ऑर्गेनिज्म में 2n इक्वल टू 8, इसका मतलब जानते हो तुम लोग? 2n इक्वल टू 8, यहाँ पे 7 लिखे 8, जिसमें ना क्रोमोसोम, जैसे हम लोग में क्या लिखते हैं 2n इक्वल टू 46, 2n इक्वल टू क्या लिखते हैं 46। इसका मतलब इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे पास कितना क्रोमोसोम है 46, तो सारा क्रोमोसोम जोड़ा में है, जोड़ा मतलब डिप्लॉयड है। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि सारा ऑर्गेनिज्म कैसा है, हैप्लॉयड है डिप्लॉयड है, उसके पास कितना का क्रोमोसोम है, कितना क्रोमोसोम है 8। तो जनरली तुम लोग को इतना तो पता है कि इंटरफेस में क्रोमोसोम दिखाई नहीं पड़ता, ये बात पता है ना? इंटरफेस में क्रोमोसोम दिखाई पड़ता है क्या? लेकिन हम लोग को भी ये बात अच्छे से पता है कि इंटरफेस में क्रोमोसोम दिखाई नहीं पड़ता, फिर भी हम लोग अज्यूम करेंगे कि अगर जीवन फेज का क्रोमोसोम दिखता तो कैसे दिखता, क्या करेंगे हम लोग? अज्यूम करेंगे। तो अज्यूम करते हैं, ये जेनेटिक्स को कनेक्ट करेंगे, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ा दे रहे, जेनेटिक्स में बस क्वेश्चन कराएंगे। ध्यान से सुनो, इधर देख, ऑर्गेनिज्म के पास क्या कंडीशन है, डिप्लॉयड है, और कितना को है उसके पास क्रोमोसोम 8। तो ये मान हम बना लिए, ये देख, इधर लिखते हैं G1 फेज, इधर लिखते हैं S फेज, इधर लिखते हैं G2 फेज, इधर लिखेंगे M फेज। क्या क्या? G1 S G2 M। अब देखो इस ऑर्गेनिज्म का हम लोग क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ध्यान से देखो। अगर G1 फेज में दिखता 8 क्रोमोसोम कैसे? पहली बात, 8 क्रोमोसोम जोड़ा में है कि अकेले है? जोड़ा में। जोड़ा मतलब समझ रहे हो, एक साथ कितना क्रोमोसोम रहेगा? 8 को। एक साथ कितना रहेगा? 2 तो। गिनो रे, 6 7 8 हो गया क्या? 8 हो गया। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिख रहा है किस फेज में दिख रहा है? G1 फेज में। किस फेज में? G1 फेज में। यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देखो। अच्छा, इसको एक तरफ तो हम लोग मानेंगे n, तो इसको भी मानेंगे n, तो n हो जाएगा क्या? 2n। कोई दिक्कत इधर? जल्दी बोलो, n 2n। यहाँ पे ध्यान से, इस क्रोमोसोम में क्या गड़बड़ी दिख रहा है तुम लोगों को? जल्दी बोलो तो, इस क्रोमोसोम में क्या गड़बड़ी दिख रहा है? यहाँ पे एक क्रोमोसोम के पास क्रोमेटिड कितना दिख रहा है? क्रोमोसोम के पास क्रोमेटिड कितना दिख रहा है? क्रोमोसोम के पास क्रोमेटिड कितना दिख रहा है, जल्दी बताइए। एक क्रोमोसोम ये, दूसरा नहीं, मतलब अरे गलत बना दिया। कितना क्रोमोसोम बना है इसके पास? कितना 16 बन गया ना, हम 8 जोड़ा बना दिए। देखो क्या स्ट्रक्चर सही बना है? नहीं, यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, ये कुछ गड़बड़ लग ही रहा है। कितना देगा रुको? 1 2 3 4 5 6 7 8, बस हो गया। चलिए बताइए, क्या 2n इक्वल टू 8 ये पूरा दर्शा रहा है? 2n मतलब जोड़ा में, 8 मतलब कितना क्रोमोसोम है? 8। देखो हर एक क्रोमोसोम के पास कितना को सेंट्रोमियर है? सेंट्रोमियर कितना है? क्रोमेटिड कितना है? हाँ, क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम के पास क्रोमेटिड कितना है? एक क्रोमोसोम कितना है? क्रोमोसोम कितना है? क्रोमोसोम है कितना? क्रोमेटिड है कितना? इसको मत देखो, इसको देखो, ये क्रोमोसोम दिख रहा है, तो अच्छा तुम लोग इसी को क्रोमोसोम मान लिया है। ये लो, ये तुम लोग का फेवरेट क्रोमोसोम। कितना क्रोमोसोम है? क्रोमेटिड कितना है? हाँ, नीला वाला, ब्लैक वाला। नीला ब्लैक, नीला मतलब ब्लू है ना, ब्लू ब्लैक। कितना है क्रोमेटिड? क्रोमोसोम कितना है? क्रोमोसोम क्रोमेटिड हे भगवान, क्या कंफ्यूज? सेंट्रोमियर बना सकते, क्या नहीं रह सकता? जुड़ा नहीं है तो तुम लोग इसको एक मान रहे, इसको एक टू मान रहा है और इसको एक टू मान रहा है। क्या सिंगल जोड़ा में नहीं, इसका जोड़ा ये है। अच्छा रुको, हम समझ गए। चलो चिंता होगा सिंगल है तो तुम चिंता मत करो, अभी हो जाएगा। जोड़ा में है, अब कितना जोड़ा है बताओ तो? कितना जोड़ा है?
कितना जुड़ा है? कितना टू क्रोमोसोम है? क्रोमोसोम कितना टू है? तो 2n = 8 लिखना गलत है क्या मेरा? नहीं है गलत। क्रोमोसोम में क्रोमेटिड कितना कितना है? जल्दी बोलो, देख के बोलो। ये देख, एक टू क्रोमेटिड, कितना टू क्रोमेटिड है? एक। सेंट्रोमियर एक। बिल्कुल यही कंडीशन रहता है। अगर G1 फेज का क्रोमोसोम दिखेगा तुम लोग ऐसे ही दिखेगा। अच्छा, ये अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है? 2C है कि 4C है? जल्दी बताओ। 2C की 4C? अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है? 2C। चलो सेम चीज को हम लोग कॉपी करते हैं, ठीक है? सेम चीज को क्या करेंगे? कॉपी करके इसको ले जाएंगे, क्लोन करेंगे, कॉपी करेंगे। ये देखो, अब G2 फेज में तुम लोगों को पता है S फेज में क्या डबल होता है? डीएनए डबल होता है। S फेज में क्या डबल होता है? डीएनए। तो डीएनए जब डबल हो जाएगा ना, ध्यान से देखो, जब डीएनए डबल हो जाएगा तो क्या होगा? S फेज में जब डीएनए डबल हो जाएगा तो क्या होगा? ध्यान से देखो, ये हो जाएगा। इसका आंसर आपको क्या शिक्षा मिलती है? ये 2C की 4C? 2C की 4C? बताओ। अब देखो ध्यान से, इसको ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो। एक चीज बताओ, इसमें क्या G1 से G2 जाते वक्त क्रोमोसोम डबल हुआ? क्रोमोसोम कितना टू है यहाँ पे? कितना टू है? 2n = 2 यहाँ पे 2n = क्या क्रोमोसोम डबल हुआ? क्या डबल हुआ? 2C से 4C, यानी अमाउंट ऑफ डीएनए। एक क्रोमेटिड थे क्रोमोसोम के पास, यहाँ पे एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड। ये बात समझ में आया? तो एनसीईआरटी साफ साफ लिखता है कि एस फेज में केवल डीएनए डबल होगा। क्या प्लॉइडी में कोई चेंजेस आया? क्या प्लॉइडी में कोई चेंजेस आया क्या? नहीं ना। अब तुम लोग यहाँ पे ना आराम से दिखाते हैं। जीवन फेज का क्रोमोसोम, जीवन फेज का क्रोमोसोम में, रुक जाओ ध्यान से देख लो। जीवन फेज का क्रोमोसोम में कितना गो सेंट्रोमियर? एक गो सेंट्रोमियर प्लस एक गो क्रोमेटिड। एक गो क्या? क्रोमेटिड हो गया। एक सेंट्रोमियर और एक क्रोमेटिड। G2 के क्रोमोसोम में क्या G1 और G2 में क्रोमोसोम दिखाई देता है? हाँ या ना बोलो, दिखाई देता है? नहीं, लेकिन हम लोग क्या किए? अज्यूम किए। बार बार बोल रहे तुम लोग को, याद रखना, इंटरफेस में क्रोमोसोम दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है? लेकिन हम लोग अज्यूम किए, ये बात याद रखना। दिखाई देता है क्या? हम लोग अज्यूम किए। ध्यान से देखो, तब G2 के क्रोमोसोम में बताओ कितना सेंट्रोमियर? एक सेंट्रोमियर। कितना सेंट्रोमियर? एक सेंट्रोमियर, एक क्रोमोसोम में, ठीक है। और कितना को क्रोमेटिड? 2 क्रोमेटिड। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? क्या डबल हुआ? केवल क्रोमेटिड डबल हुआ। क्या डबल हुआ? क्रोमेटिड। अब ये जो 2 क्रोमेटिड आए इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टर क्रोमेटिड। क्योंकि देखो इसका कॉपी बना, मान लो यहाँ पे जीन P प्रेजेंट होगा। कौन सा जीन? P। तो इसके बगल में ये P जीन है, तो यहाँ पे कौन सा जीन लगेगा? अरे कॉपी बनता है ना, इसका कॉपी होगा ना। इसके बगल कौन जीन लगेगा? P। क्या दोनों का जीन सेम है? और क्या दोनों का सेंट्रोमियर कॉमन है? तो इन दोनों को बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। इन दोनों को क्या बोलेंगे? अब क्या इसको सिस्टर क्रोमेटिड किसको नहीं, वो बाद में देखेंगे। इतना तो समझ में आया तुम लोगों को कि G1 से G2 जाते वक्त क्या क्रोमोसोम डबल हुआ? हाँ। अरे क्रोमोसोम यहाँ पे कितना ठो है? यहाँ पे कितना ठो है? हम कुछ गिनने से आता है ना। एक लिख देते, रुक। 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनने आता है ना। तो बगल में वाली क्रॉस स्कूल है, खुला हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। क्या क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंजेस आया? क्या डीएनए का अमाउंट में कोई चेंजेस आया? अरे क्या डीएनए का अमाउंट में कोई चेंजेस आया? नहीं आया। आया कि नहीं आया? तो डीएनए सिर्फ डबल हुआ, बाकी कुछ चीज हुआ क्या? क्या प्लॉइडी चेंज हुआ? इधर भी 2n था, उधर भी 2n। समझ में आया ये बात? अब एक क्वेश्चन दे तुम लोगों को, एक क्वेश्चन दे। चलिए क्वेश्चन है, रुक जाओ, क्वेश्चन करो। एक सेल है जो G1 फेज में, कौन सा फेज में है? G1 फेज में। कौन सा फेज में है? G1। उसका कंडीशन ये है 2n = 4। 2n = कितना है? 4। और अमाउंट ऑफ डी है 20C है। कितना सी है? 20C। तो G2 फेज में उसका कंडीशन बताओ कितना होगा? मतलब ये 2n रहेगा। अरे G2 में डबल, S में डबल हो जाता है ना, S में डबल होता है ना।
तो एस में यार 2n का 4n हो जाएगा, 2n का 4 का 8 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा। ये क्या बता रहा नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो 4 का 4 आएगा, 20C का क्या हो जाएगा, तो क्या डबल होता है, व्हाट इज दिस इज अमाउंट ऑफ डीएनए, दिस इज अमाउंट ऑफ डीएनए, और एस फेज में क्या डबल होता है, केवल अमाउंट ऑफ डीएनए। इधर ध्यान से देखिए, ठीक से देखिए, कंफ्यूज तो नहीं है कोई। अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है अच्छा वाला, और इसको क्लास में ऐड करेंगे। इसको हम फिर अगला क्लास में पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, इसको दोबारा से अगला क्लास में पढ़ाया जाएगा। भले ही मेरे को थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज थोड़ा क्या बोलेंगे मेरे ही देखो, आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड, अब ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल अप कर रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल अप करेगा, ये भी बात याद रखना। क्वेश्चन है इन अ जनरेटिव सेल, इन अ जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल क्या होता है क्या नहीं, तुम लोग टेंशन मत लो, बस इतना याद रखना कि जनरेटिव सेल जो होता है, जो जनरेटिव सेल होता है ना आपका, वो जनरेटिव सेल हैप्लॉइड होता है। जनरेटिव सेल क्या होता है, हैप्लॉइड। हो गया। जनरेटिव सेल, इन अ जनरेटिव सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल टू 20। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 20 है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 20 है, ठीक है। तो बेसिक सवाल का जवाब दो। देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम, अब एपिकल मेरिस्टम क्या है तुम लोगों को पता नहीं होगा, मेरे को भी पता है। एपिकल मेरिस्टम के सेल्स डिप्लॉयड होते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। हाँ प्लांट का है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। 20 रहेगा, 40 होगा, 60 होगा, 80 होगा, 100 होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ। नहीं समझ रहा, बोल अभी आप बोले क्रोमोसोम कांस्टेंट रहता है, अभी आप बता दो जल्दी जल्दी जल्दी। जिसको अगर ये टॉपिक समझ नहीं तो अगला क्लास में इसको फिर से पढ़ाएंगे, फिर इस ऑप्शन शुरू करेंगे। जल्दी बोलिए, नहीं हो रहा, नहीं बन रहा काम, नहीं बन रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी, सही नहीं हो रहा। अगर जेनेटिक सेल हैप्लॉइड अकेला है तो 20 है, 2n मतलब 2 मतलब यहाँ पे n की जगह क्या आ गया, डबल हुआ ना, तो 20 की जगह क्या हो जाएगा, 40। मैंने यहाँ बोला G1 फेज, S फेज, G2 फेज, बोले क्या। अब हम बोलेंगे तेरे स्पर्म में मान लो स्पर्म हैप्लॉइड है तो 23 क्रोमोसोम, तो तेरे जाइगोट में कितना क्रोमोसोम रहता है, जाइगोट में कितना क्रोमोसोम रहता है, 23 रहता है कि 46 रहता है, कितना रहता है, 46 ना, n की 2n, तो जाइगोट में कितना रहता है, n इक्वल टू 40, क्योंकि जाइगोट किससे बनता है, दो को मतलब स्पर्म आता है और एग आता है, तो एग भी हैप्लॉइड, तो n प्लस n 2n हो जाता है ना, 23 प्लस 23 46। नहीं समझे, यहाँ पे G1 और G2 का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं था क्या। यहाँ तो तुम लोगों को बेसिक बायोलॉजी पकड़ना था कि अगर n से 2n हुआ यानी कोई और आया होगा उसको, वो भी सेम वाला आता है ना, ये नहीं कि 23 और 22 वाला आएगा, सेम वाला आएगा ना, तो अगला जो आएगा उसके पास n इक्वल टू 20 होगा, 20 क्या हो जाएगा 40, n से क्या हो जाएगा 2n। जो नहीं समझा हम अगला क्लास में फिर से रूप बता दे, अमाउंट ऑफ डीएनए दोबारा शुरुआत करेंगे, अभी का हम सब डिलीट कर देते हैं। एनसीईआरटी बच गया आज का G0 फेज बच गया, सिस्टर क्रोमेटिड बच गया, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो आगे तुम लोग ये वाला टॉपिक हम दोबारा से पढ़ाएंगे। ये अमाउंट ऑफ डीएनए समझ में आया ना सब कोई को, अमाउंट ऑफ डीएनए समझे ना, तुम लोग फंसे कहां से, यहाँ से, कुछ जन फंसा यहाँ से ना, यहाँ से नहीं, यहाँ से फंसे ना, इसको यहाँ से एक बार घर में इसको लिख के मत आना, बस नोट्स यहीं तक बनाना, कहां तक, यहाँ तक नोट्स बना लेना, कहां तक, यहाँ तक। अब हम यहाँ तक क्यों बोल रहे हैं, ताकि तुम लोग आज जाकर नोट्स बनाए आज ही याद रहे, अब अगर परसों बनाएंगे तो हम नहीं जानते, यहाँ तक नोट्स बनाने बस। यहाँ डीसी मतलब क्या हो, दिसंबर, डीसी मतलब दिसंबर, पता है ना, और आईएनसी मतलब सुना तो याद रहेगा ना, नहीं तो 4 दिन बाद लिखेगा तो वहां दिसंबर लिखेगा, बोलेगा यस एम फेज में दिसंबर होता है, एम फॉर मंथ, डी फॉर दिसंबर, यही होगा। अगर इसीलिए हम जानबूझ के शॉर्टकट लिखते हैं अपना नोट्स में, ताकि कोई जो सिर्फ नोट से पढ़ रहा है उसको समझ में नहीं आए, थोड़ा लेक्चर तो कम से कम देखे। और दूसरी बात, अगर 4 दिन 5 दिन बाद वो देख रहा है ना, हो गया फिर एम फॉर मंथ, एस फॉर दिसंबर, एन फॉर एन फेज, और डी फॉर डिग्री, याद रहेगा ना बात,
समझे कि नहीं समझे? चलिए एनसीईआरटी आज नहीं करते हैं, आज हम लोग जो पढ़े एक बार अच्छा से कंपाइल कीजिएगा और क्या करके आइएगा, रिवाइज करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेबल बनाएंगे, टेबल बना के लाएंगे। अच्छा ये सवाल का तो जवाब मिल गया, 2C 4C इंक्रीज डिक्रीज। तो चलिए आज का क्लास हम पूरा नहीं पढ़ा पाए, बार बार बोलते हैं लेट से स्टार्ट हुआ था, इसीलिए आज का क्लास को करते हैं खत्म। टाटा बाय बाय। चलिए ये देख आखिरी में जाते हुए देख लो, रिवाइज करा दे पूरा। देखो क्या बोलता है, थैंक यू फॉर इंटरफेस। तो इंटरफेस अभी कंप्लीट हो जाता है, क्या बोलता है ध्यान से देखो तो, बोलता है कि इंटरफेस द बिजी फेज बिफोर द बिग शो। ये बिजी फेज है ना, लेकिन फिर भी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिग शो नहीं, रेस्टिंग फेज, बिग शो है ना। तो बिग शो से पहले उसके बाद G1 फेज में क्या होता है, सेल ग्रो, मेक्स प्रोटीन एंड ऑर्गेनिल्स को ग्रो करता है। एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, और ये फर्दर ग्रोथ के लिए इंटरफेस के लिए सॉरी एम फेज के लिए प्रिपेयर होता है। ठीक है, इंटरफेस प्रिपरेशन फॉर लाइफ नेक्स्ट स्टॉप। देखो लाइन समझ रहे हो, ये कुछ नहीं है, बस इसको लिखना मत अपना कॉपी में। G1 के बाद एस में क्या बोलता है, डीएनए आई कॉपी। G2 में क्या बोलता है, आई रेडी, आई गेट रेडी। और ये एम में क्या बोलता है, आई डू, आई डिवाइड। समझ रहे हो बात को? कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा ये फाउंडेशन ऑफ एवरी न्यू सेल, रिस्पेक्ट द प्रिपरेशन, इंटरफेस को सम्मान दो। अगला क्लास में नहीं पढ़ के आएगा ना, भगा देंगे। ठीक है, समझ में आया? इस पेज में कोई दिक्कत? आपसे थैंक यू पेज भी तुम लोग लेके नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे थे, देख रहे हो ना। कल जैसे पढ़े थे एंटीबॉडी कौन बनाता है, टी सेल की बी सेल? एंटीबॉडी कौन बना, टी सेल बी सेल? कौन सा कलर में था बी सेल? इतना तो याद नहीं है। बी सेल कौन सा सेल, बी सेल। ठीक है, हेलो हेलो हम क्लास कर रहे हैं। तो हो गया आज का क्लास, यहाँ पे खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, इसको बंद करना।